ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो पेपर डिस्कशन चल रहा था ना, हम उसी में आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 37 से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मान लीजिए कि थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में पूछा गया है और एक नई चीज यहाँ पे पूछी गई थी कि जो ग्रिम्स मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन निकालना था कि गिवन बिलो इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लांट लाइफ हिस्ट्रीज, है ना। तो पेरिनियल है, ट्री है, सर्ब है, एनुअल है, ये ऐसा कुछ है। तो ये आपको जोड़ना था कि ग्रिम्स मॉडल के अकॉर्डिंग इन विच स्ट्रेस, डिस्टरबेंस और कंपटीशन को इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे है कंपटीशन है, कंपटीशन लो, कंपटीशन हाई, ऐसे। यहाँ पे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लो, स्ट्रेस हाई। ठीक है, मॉडल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। और यहाँ पे डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस हाई एंड डिस्टरबेंस लो। ठीक है, तो तीन फैक्टर हमारे पास है। एक है कंपटीशन, एक है स्ट्रेस और एक है डिस्टरबेंस। और फिर इनको यूज करते हुए हमें पर्टिकुलर जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में कंक्लूजन करना है। ठीक है, चलो हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट ए, बी एंड सी। देखो ये ए हमें दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है और ये सी दिया हुआ है कि ये कौन सी कैटेगरी के प्लांट है ना, रेस्पेक्टिवली इन द फिगर। ओके, तो थोड़ा सा आप ऑप्शंस के रिगार्डिंग ध्यान रखिए कि यहाँ पे पेरिनियल हर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, एनुअल प्लांट्स हैं, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं इनको कि एनुअल हैं और पेरिनियल हर्ब हैं और इसके बाद में ट्री एंड सर्ब्स हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपके पास कैटेगरीज आ गई कि या तो एनुअल है वो, या वो ट्री या सर्ब है, या पेरिनियल हर्ब है। और अब आप इनको कोरिलेट करेंगे कि कौन सी कंडीशन में कौन से पौधे हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए, या वो कौन सी कंडीशन किस प्रकार की लाइफ को सपोर्ट कर रही होती है। देखो सबसे पहले बात कीजिए ए की। अगर आप ए को फॉलो करें तो यहाँ पे कंपटीशन लो है कि ए के लिए आपको क्या देखना है, कंपटीशन तो हो लो। ठीक है, और डिस्टरबेंस हो हाई, हाई डिस्टरबेंस हो और कंपटीशन लो हो और स्ट्रेस, यहां से आप स्ट्रेस देख लीजिए, स्ट्रेस भी हाई है। तो जब चीजें ज्यादा फेवरेबल नहीं है, एक्चुअल में आप इसका मैसेज ऐसे निकालें कि कंपटीशन तो कम है, एरिया तो खाली है, लेकिन डिस्टरबेंस ज्यादा है और स्ट्रेस भी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीज हैं जिनको लंबे समय तक सरवाइव करना होता है, पेरिनियल हर्ब जिनको हर साल कई सालों तक सरवाइव करना होता है, वो सब एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में वही पौधे ग्रो कर सकते हैं जिनका लाइफ छोटे से टाइम में पूरा हो जाता है, तो दे आर एनुअल। तो दे आर एनुअल, तो ए में कौन होने चाहिए, एनुअल होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलिए, यहाँ देखो ये बी है और बी वालों के लिए कंपटीशन है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, डिस्टरबेंस है वो कम हो गया है और स्ट्रेस है वो भी कम हो गया, यानी कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो गई है। एक की तुलना में यहाँ कंडीशन थोड़ी सी क्या हो गई है, फेवरेबल हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा फेवरेबल भी नहीं हुई। देखो सी को देखिए आप, सी के अंदर कंपटीशन है वो काफी कम हो गया है, कंपटीशन हाई हो गया है और डिस्टरबेंस काफी कम हो गया है और स्ट्रेस काफी कम हो गया। यानी कि डिस्टरबेंस का मतलब कि लंबे समय तक इकोसिस्टम वैसा ही है। ठीक है ना, तो क्लाइमैक्स जैसा मान सकते हैं आप इसको। और कंपटीशन तो है वहां पे क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर तो बहुत सारी स्पीसीज पाए जाते हैं, तो स्पीसीज नंबर काफी ज्यादा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी काफी अच्छी हो।
और स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं है, चीजें वहां पे होम्योस्टेसिस में चल रही हैं, सिस्टम अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीजें हैं तो ज्यादा अच्छी, लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो उस समय पे मोस्टली जो प्लांट लाइफ है वो या तो ट्री है या सर्ब्स है। तो सी आपके पास ट्री एंड सर्ब्स का होना चाहिए। और बी में हमारे पास पेरिनियल हर्ब्स आने चाहिए कि वहां कंडीशन बीच वाली है, तो वो पेरिनियल हर्ब्स को अपन ले सकते हैं। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है कि ए के लिए आपको एनुअल चाहिए, तो ए के लिए एनुअल मिल जाएंगे आपको। बी के लिए आपको पेरिनियल हर्ब चाहिए, ये भी यहाँ मिल जाएंगे। और सी में हमें ट्रीज एंड श्रब्स चाहिए, ये भी यहाँ मिल जाएंगे। राइट। तो ये चीजें हमारी ऑप्शन नंबर 2 में करेक्टली दी हुई है। ठीक है, कर सकते हैं ना, कि अलग से आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बस अगर आप चीजों को देखें कि कौन सी सिचुएशन किस प्रकार की लाइफ के लिए सपोर्टिव है या बेटर है, तो हम वहां से आंसर निकाल सकते हैं इनके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए फील्ड इकोलॉजिस्ट गैदर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये अबंडेंस वैल्यूज है। In order to study diversity of species in 4 plant communities, तो डाइवर्सिटी निकालना चाहता है और अलग अलग स्पीसीज हैं। ये स्पीसीज 1 2 3 4 5 एंड 6 ये स्पीसीज हैं यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काउंट होंगी। और ये कम्युनिटी की बातें, ये कम्युनिटी 1 है, कम्युनिटी 2 है, कम्युनिटी 3 है एंड कम्युनिटी 4 है। तो जो भी स्पीसीज है उस स्पीसीज की अबंडेंस कितनी है, वो अबंडेंस हमें यहाँ पे वैल्यूज के रूप में बताई हुई है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दी हुई है। अब पहले अपन देख के आ जाते हैं कि आपको काम क्या करना है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द इकोलॉजिस्ट ड्रा फॉलोइंग कंक्लूजन, उसने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। क्या क्या कंक्लूजन है कि प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4, C1 एंड C4 की जो कम्युनिटी है C1 एंड C4 शो स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी विथ ईच अदर। तो C1 एंड C4 क्या स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी दे रही है? C1 एंड C4 को आपको कंपेयर करना है फॉर स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी। देखिए यहाँ पे स्पीसीज है, ये भी है, यहाँ पे भी इनका नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं, ये भी सिमिलरिटी में काउंट होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ऑलमोस्ट सारी ही स्पीसीज 5 प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है, चौथी वाली स्पीसीज इसमें एब्सेंट है। जो एब्सेंट है वो दोनों में एब्सेंट है, जो प्रेजेंट है वो दोनों में प्रेजेंट है। हाँ, नंबर जरूर थोड़ा अंतर कर रहा है कि यहाँ पे 90 है, इसके यहाँ पे 40 ही आ रहा है, तो वो अलग चीज होगी। लेकिन सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो यस ये सिमिलर है, तो ए वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि बी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4 as well as community C2 and C3 show strong similarity with each other, कि जैसे C1 C4 स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी दे रहे हैं वैसे ही C2 C3 भी देते हैं। तो इस बार आप C2 C3 को चेक कर लीजिए। चलो हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एब्सेंट है दोनों में, ये सिमिलरिटी में काउंट हो जाएगा। ये भी एब्सेंट है, सिमिलरिटी में काउंट हो जाएगा। ये प्रेजेंट है, सिमिलरिटी में काउंट हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ एब्सेंट है, ये डिसिमिलरिटी के लिए काउंट होगा। यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये डिसिमिलरिटी है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये सिमिलर नहीं है। जितना सिमिलरनेस आपको C1 C4 में मिला है उतना सिमिलरनेस आपको C2 C3 में नहीं मिलेगा। यानी कि आपका बी स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। तो कल भी आपने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें ये देखना होता है कि सिमिलरिटी है या नहीं। तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस अगर दोनों में कॉमन है वो, तो वो सिमिलरिटी में काउंट होती है। ओके, और फिर हमें नेक्स्ट बात करना था कि प्लांट कम्युनिटी C1 इज मोर डाइवर्स और एक है C4 इज मोर डाइवर्स। तो C1 वाली कम्युनिटी ज्यादा डाइवर्स है या C4 वाली कम्युनिटी ज्यादा डाइवर्स है? कि आपको कंपेयर करना है C1 और C4 को, किसके लिए कंपेयर करोगे? मोर डाइवर्स के लिए।
तो मोर डाइवर्स का मतलब ये था कि आपको जो अबंडेंस है उसको भी देखना है और जो इवननेस है उसको भी देखना था। देखो C1 एंड C4 को आप फोकस कीजिए कि सी स्टेटमेंट तो कह रहा है कि C1 ज्यादा डाइवर्स है और डी स्टेटमेंट कह रहा है कि C4 ज्यादा डाइवर्स है ना, ऐसे ऐसे ज्यादा डाइवर्स के लिए ये बातें आपको बताई हुई थी। ओके, देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 0 0 ठीक है, 25 45 65 एंड 55। तो जो नंबर है, नंबर्स का आपका जो वैल्यू देखना चाहिए कि इनका जो एक कॉमन नंबर आप निकालें, कॉमन जो इनका एवरेज निकालें, उससे फ्लक्चुएशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन है और यहाँ पे जो वैल्यूज है वो उसके नियर बाय, जैसे कि 40 65 40 45 55, तो ये वैल्यूज ज्यादा आपस में क्लोज है। यहाँ पे 90 15, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, यानी कि सारी स्पीसीज बराबर रूप से इवननेस कम है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इवननेस है वो कम है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि सारे एक जैसी सी फिगर है, तो इवननेस यहाँ पे बड़ी है। तो जहाँ पे इवननेस आपके पास कम है, इसका मतलब वहां पे चीजें ज्यादा भिन्नता के साथ में है, ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ में। तो ये स्टेटमेंट कि C1 ज्यादा डाइवर्स है ये सही है और C2 ज्यादा डाइवर्स है ये गलत है। तो एक आपका C स्टेटमेंट सही है, एक आपका A स्टेटमेंट सही है। तो ओनली A एंड C कंक्लूजन हमारे होने चाहिए। तो यस, ओनली कंक्लूजन A एंड C आर करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे सारे 25-25, अगर आप इसको थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो या थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा हो तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये सारे नंबर मान लीजिए कि 25 25 ऐसे हैं, तो ये ज्यादा डाइवर्स नहीं है, ये इवन ज्यादा हो गई है। और अब यहाँ पे भी इनको 25-25 मानिए आप, लेकिन अब 25 से डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस 90 तक जा रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 40 तक ही जा रहा है, यहाँ 65 तक ही जा रहा है, यहाँ पे 40 तक ही जा रहा है। यहाँ की ये जो डिफरेंस है ये लो है, ऐसा लगता है कि वैल्यू पास पास है, यहाँ लगता है कि वैल्यू बहुत दूर दूर है। तो ये ज्यादा डाइवर्सिटी के लिए काउंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, बातें समझ में आ रही है ना साइन? ठीक है ठीक है ठीक। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। दो चीजें होती हैं कि आप ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, जब आप कहते हैं डाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है वेरिएशंस या वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, खूब सारे हैं, राइट। और वहां पे फिर देखो कि अगर ये सारे इक्वल नंबर में होते हैं या इनकी वैल्यूज हैं वो नियर बाई होती हैं, जैसा कि यहाँ पे नियर बाई जैसा ही है, तो ये ज्यादा डाइवर्स नहीं है। हालांकि डाइवर्स तो है, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे भी 5 ही प्रेजेंट है और नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर भी 5 ही प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो दोनों में बराबर है। स्पीसीज दे रखी ना, 5 ही तो प्रेजेंट है, चौथी तो दोनों में एब्सेंट थी। तो जितनी स्पीसीज प्रेजेंट है वो तो उतनी है, लेकिन यहाँ पे देखो सारी लगभग ऐसा लगेगा कि जैसे एनवायरनमेंट ने सबको बराबर सपोर्ट किया है, और यहाँ देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे एनवायरनमेंट ने किसी को ज्यादा सपोर्ट किया है और किसी को कम सपोर्ट किया है। तो वेरिएशन या वेरिएबिलिटी आपको C1 में ज्यादा मिलेगी और उससे आप फिर डाइवर्सिटी को कोरिलेट करेंगे कि डाइवर्सिटी तो वैसे तो नंबर ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग तो बराबर है यहाँ पे दोनों जगह पे, लेकिन डाइवर्सिटी को आप वैसे देखें कि जहाँ पे इवननेस कम है वहां पे वो ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है ना। देखो वैसे डाइवर्सिटी क्या होती है कि नेचर ने डिफरेंट फॉर्म्स को सपोर्ट कर रखा है, या डिफरेंट फॉर्म्स तो नहीं है, फॉर्म तो उतनी 5 ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर को सपोर्ट कर रखा है और जो नंबर सपोर्टेड है उसमें डिफरेंस ज्यादा बड़ा है। ऐसे आप इसको कोरिलेट करें। ओके, ठीक है। ये जो रॉनकेर के लाइफ फॉर्म्स हैं उनका क्वेश्चन है, और रॉनकेर लाइफ फॉर्म्स हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं, तो इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो आपको देखो यहाँ पे प्लांट कम्युनिटी दी हुई है और ग्रोथ फॉर्म, यानी कि एक्चुअल में ये रॉनकेर लाइफ फॉर्म्स हैं, जो रॉनकेर के सजेस्टेड लाइफ फॉर्म्स हैं, ये उनका मैटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे कम्युनिटी या हैबिटेट के अकॉर्डिंग आप देखें कि ड्राई ग्रासलैंड दिखा रखा है, सेमी डेजर्ट बता रखा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बता रखा है और टुंड्रा बता रखा है। तो ये कंडीशंस हैं और यहाँ पे ग्रोथ फॉर्म्स हैं। ठीक है। अगर हम इनको कोरिलेट करें कि कौन से प्रकार के हैबिटेट में या कौन से प्रकार की कम्युनिटी में कौन सा लाइफ फॉर्म होना चाहिए, तो जो ड्राई ग्रासलैंड है, देखो दो चीजें हैं। एक तो होता है ड्राई। ड्राई का मतलब तो ये हुआ कि जो रेन है वो कम है, और अगर है तो भी वो किसी एक छोटे से टाइम के लिए है, साल भर यहाँ बारिश नहीं होती है, किसी छोटे से पीरियड में बारिश होती है। और उसी टाइम पे जितना भी मॉइस्चर आता है उस मॉइस्चर को सपोर्ट करने के लिए केवल ग्रासेज यहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो ग्रासेज का मतलब सीजनल प्लांट है वो। और ड्राई का मतलब वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी या मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो एक छोटे से टाइम के लिए है। तो कम समय के लिए थोड़ा सा पानी जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ट्री हैबिट सपोर्ट नहीं की जा सकती। तो ड्राई ग्रासलैंड के अंदर जो प्लांट्स होंगे, कि जैसे ऐसा हो कि जैसे आपने यहाँ पे ये टाइम स्केल ली और फिर आप ऐसे इसको ऐसे कहें कि देखो इस साल में यहाँ इस समय पे बारिश होती है, फिर थोड़ी सी अगले साल बारिश होती है, फिर अगले साल बारिश होती है। तो ये जो कंडीशन है कि थोड़े से समय के लिए थोड़ी सी बारिश होती है, और इस समय पे लाइफ क्या चाहती है? लाइफ ये चाहती है कि जब कंडीशन ठीक हो तभी ग्रोथ दी जाए। तो इसके लिए पौधे को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पेरिनेट करना पड़ेगा। और वो पेरिनेट करे तो कहाँ करे? क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर प्रेशर है ग्रेजर्स का। ग्रासलैंड में कौन है? ग्रेजर्स का प्रेशर है। और ग्रेजर्स का प्रेशर है तो जमीन के ऊपर तो रख नहीं पाएगा, तो उनको वो छिपाना पड़ेगा। तो छिपाने के लिए कौन सी कंडीशन है? अगर ज्यादा नीचे छिपा दिया तो फिर वो स्प्रॉट नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो ज्यादा नीचे भी नहीं, हल्का सा छिपाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होगी हेमी क्रिप्टोफाइट्स की, कि जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस, जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस, कि सॉइल सरफेस के बिल्कुल ठीक नीचे इनको छिपाना पड़ेगा, ताकि ग्रेजर इनको हार्म ना पहुंचा सके। और जैसे ही अगली बार रेनी सीजन आए तो इनको फायदा भी उसका होता रहे। तो ना तो कोई इनको खा पाए, और जैसे ही अच्छा टाइम आए तो ये अपना फायदा उसका उठा पाए। तो जरूरी है कि उनको अपनी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कहाँ रखना पड़ेगा? जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। तो ऐसे पौधे या रॉन केयर लाइफ फॉर्म के अकॉर्डिंग ऐसे प्लांट फॉर्म्स जो अपनी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स को या पेरिनेटिंग बर्ड्स को सॉइल के ठीक नीचे रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेमिक्रिप्टोफाइट। तो ए में आपको सी रखना है। ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट वन इज सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट, जैसे कि ये नाम ही अपने आप में काफी होता है, डेजर्ट। तो डेजर्ट की जब बात आती है तो डेजर्ट का मतलब ये होता है कि जो ड्राइनेस है वो एक्सट्रीम हो जाती है। ड्राइनेस एक्सट्रीम हो जाती है। देखो ग्रासलैंड अलग, ग्रासलैंड को अगर आप नॉर्मली लें तो ग्रासलैंड का मतलब ऐसा पिक्चर आना चाहिए दिमाग में कि दूर दूर तक घास है और ट्री नहीं है। और डेजर्ट के अंदर ना घासें होती हैं और ट्री है वो तो कहीं कहीं होते हैं। यानी कि नॉर्मल टाइम पे आपको घासें नहीं दिखेंगी यहाँ पे, और दिखेगा तो कोई आपको अंडर ट्री या सर्व है, बस यही दिखेंगे। तो ये कंडीशन जहाँ पे हो तो इसका मतलब घासें दिख नहीं रही हैं आपको, ज्यादा बड़े ट्री है नहीं वहां पे। तो लाइफ ने अपने आप को कैसे बचा रखा होगा? तो लाइफ के पास यहाँ अपने आप को बचाने का एक ही तरीका होता है कि वो यहाँ पे कैमिफाइट्स के रूप में हो, राइट। तो ये आप सेमी डेजर्ट से जोड़ेंगे, ठीक है ना। हल्का सा जो इसमें थोड़ा सा इसमें फैसिलिटी मान सकते हैं कि सेमी की वजह से जो ड्राइनेस है वो थोड़ी सी कम है, यानी कि अर्ध शुष्क जैसा आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट है तो सीधी सी बात है कि ट्री होंगे, और ट्रॉपिकल है तो फिर बड़े बड़े ट्री हैं। तो जो बड़े ट्री होते हैं वो रॉन केयर लाइफ फॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स को तो काफी ऊंचाई पे छिपाते हैं। तो वो होते हैं फेनेरोफाइट्स, वो होते हैं फेनेरोफाइट। तो थर्ड में अपन को डी लेना पड़ेगा। और जब बात आती है टुंड्रा की, तो टुंड्रा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ जमी हुई है,
और यहाँ पे जब आइस पिघलती है, यानी कि जब आइस मेल्ट होती है, तो केवल वो एक छोटा सा टाइम आएगा जब आइस पिघलती है तो थोड़ा बहुत पानी बनता है और सरफेस है वो ओपन होती है, तो उस समय पे उनको स्प्रॉट करना होता है, तो वो रहेंगे क्रिप्टोफाइट। हेमी क्रिप्टो और क्रिप्टो में अंतर ये है कि ये स्नो के ठीक नीचे है, स्नो के अंदर बरीड होते हैं। तो ज्यादा जैसे हेमी जितना ऊपर हो जाएंगे तो फिर आइस से इनको इंजरी हो सकती है, तो उससे बचने के लिए उससे ज्यादा गहरे हैं। हेमी क्रिप्टो आधे ही छुपे हुए हैं और ये पूरे छुपे हुए होते हैं, तो आप इनको टुंड्रा से जोड़ेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन था कि फर्स्ट में आपके पास सी आना चाहिए, फर्स्ट में हमारे पास सी आना चाहिए, सेकंड में ए आना चाहिए, थर्ड में डी हो, एंड फोर्थ में आपके पास सी आना चाहिए। फोर्थ में यहाँ पे दे रखा है दिस इज द फर्स्ट में सी, ठीक है, और सेकंड में ए आपके पास, ये भी ठीक है, थर्ड में डी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये भी सही है, थर्ड में डी भी सही है, और फोर्थ में आपके पास ऑप्शन में दे रखा है सी है? नहीं, ये इसके कॉम्बिनेशन में नहीं जस्टिफाई होगा ना, फिर कॉम्बिनेशन में है ही नहीं ऐसा कि आपको फोर्थ में बी चाहिए, तो बी तो यहाँ फर्स्ट में दे रखा है, तो बी फर्स्ट का मतलब क्रिप्टोफाइट ड्राई ग्रासलैंड्स में, ये नहीं हो सकता। तो फोर्थ में देखो यहाँ पे ऑप्शन डी है एंड सी है। फर्स्ट में आपके पास सी ही आए, यस फर्स्ट में सी आ जाएगा, सेकंड में ए ही आए, थर्ड में डी ही आए, तो फोर्थ में आपको वापस सी लेना पड़ रहा है। और फोर्थ में अगर हम सी की बात करें कि टुंड्रा में भी हेमी क्रिप्टो, तो आप उसको तभी ले सकते हैं कि जब बर्फ थोड़ी बहुत मेल्ट हो रही है, थाविंग हो रही है बर्फ की, तो क्या उस समय पे आप इनको ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वो कंप्लीटली बरीड है और यहाँ पे वो थोड़े से कम बरीड है, तो हो सकता है कि टुंड्रा के अंदर आइस डिपोजिशन ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े कम छिपे हुए हैं, वो भी वर्केबल हो सकते हैं, तो आप इनको जोड़ तो सकते हैं ना, कि फोर्थ में भी आप सी को ले सकते हैं, तो ये जस्टिफाइड है, आप इसको ले सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको फोर्थ नंबर लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में हमें बात करनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया था कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंटरेक्ट, कि जो साइकिल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ ये लताएं हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाइन्स हैं, द गैलेक्टिया स्पीसीज वर ग्रोन इन प्लॉट्स, आपने इनको ग्रो कराया अंडर नॉर्मल लेवल्स ऑफ CO2, तो उनको तो आपने बोला है कंट्रोल, कि जब CO2 का लेवल हमने नॉर्मल रखा तो वो तो कंट्रोल वाले पौधे हैं, और अंडर आर्टिफिशियली एलिवेटेड एटमॉस्फेरिक CO2 वो एक्सपेरिमेंटल है। तो हमने दो प्रकार के प्लॉट रखे हैं, एक प्लॉट में CO2 का लेवल है वो नॉर्मल है, और दूसरे प्लॉट में CO2 का लेवल है वो हाई है। जहां नॉर्मल रखा है वो पौधे कंट्रोल हैं, और जहां हाई रखा है वो पौधे एक्सपेरिमेंटल हैं, ठीक है, ऐसे हमने काम किया। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड CO2 लेवल, कि जब हमने CO2 लेवल को हाई किया तो उसका क्या फर्क पड़ता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर CO2 का बढ़ा हुआ लेवल किस प्रकार से काम करता है, इसको हमने देखने की कोशिश की, और वाज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो हमने 7 ईयर्स तक इसको ऑब्जर्व किया कि हम CO2 का लेवल बढ़ा के रखते हैं और बढ़े हुए CO2 के लेवल के ऊपर नाइट्रोजन के लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसको हमने ऑब्जर्व किया। और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमने प्लॉट ए में ले रखा है, कि ये हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है ये दिया हुआ है प्लॉट ए में, ठीक है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मॉलिब्डेनम, इसके बाद में दूसरी चीज हम क्या ले रहे हैं कि आयरन कितना है
और मोलिबेडनम कितना है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, प्लांट की जो लीव्स हैं उन लीव्स में मोलिबेडनम और आयरन का लेवल कितना है, इसको भी हमने चेक किया, वाज क्वांटिफाइड, आपने उनको मेजर किया, मात्रात्मक रूप से उसको आपने चेक किया कि कितना है एट द एंड ऑफ द स्टडी, यानी कि आफ्टर 7 ईयर। तो दो चीजें हैं, एक तो ये था कि हमने ये देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये भी हमने देखा। फिर हमें ये पता था कि जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है जो नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और जब हम बात करते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है उसके मेन कंपोनेंट होते हैं फेरस एंड मोलिबेडनम, राइट। तो CO2 का जो मामला था ये तो है कार्बन साइकिल, कि ये तो कार्बन का मैटर हो गया, और ये नाइट्रोजन का मैटर हो गया। और नाइट्रोजन वाले मैटर में काम करने वाली जो प्रोटीन है, जो एंजाइम्स है, उनमें ये कंपोनेंट कितना प्रेजेंट होता है, ये वहां की मशीनरी की बात हो गई। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी हम देख रहे हैं, और पत्तियों में फेरस और मोलिबेडनम कितना है इसको भी हम देख रहे हैं। ये आपको प्लॉट बी में दिया हुआ है, ये आपको प्लॉट ए में दिया हुआ है। तो ये सारा मैटर इस प्रकार से है। चलो हम इसको देखते हैं। ओके, देखिए ये प्लॉट ए है पहला, और प्लॉट ए में ये ईयर्स हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साल तक हम ऑब्जर्व करते हैं। और ये था कि एलिवेटेड CO2 इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर बढ़ी हुई CO2 का इम्पैक्ट है ये। और 85% ऑफ बेसलाइन एज दे रखा ना, एज परसेंटेज ऑफ बेसलाइन, तो दिस इज द बेसलाइन, ये जो डैश लाइन दे रखी है दिस इज द बेसलाइन। तो जो बेस लाइन है कि इतना तो होता ही होता है ना, बेस लाइन उसको मानते हैं कि मिनिमम, उसके कंपैरिजन में ये हमारी वैल्यूज कहाँ हैं वो बता रखे हैं कि पहली साल में देखो यहां था, दूसरी साल में यहां था, फिर इस प्रकार से, राइट। तो दो चीजें थी, एक हमने CO2 का लेवल बढ़ा के रख रखा है, एलिवेटेड CO2, एक्स्ट्रा CO2 हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा CO2 हम पौधे को लगातार दे रहे हैं। और पहले साल में देखिए कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था वो काफी था, फिर कम हुआ, 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 फिर राइज हुआ। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा है, पहले ये डिक्रीज हो रहा था और बाद में ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज आप इसको मान सकते हैं, यानी कि लगातार ये गिरता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है, वरना तो ये वैल्यू 7 ईयर के अंदर यहाँ 0 पे चली जानी चाहिए थी ना, वो उधर नहीं गया, तो ये लास्ट में जाकर के फिर इंक्रीज हुआ है, पहले डिक्रीज ही हुआ है। मीन्स हमारे पौधों ने ज्यादा CO2 देने पे देखिए कि यहाँ तक बात करें कि 3 साल तक तो बढ़िया ही काम किया था, यहाँ पे तो ये सब प्लस में था, बेस लाइन से ज्यादा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, लेकिन उसके बाद में इन्होंने बेस लाइन से कम ही नाइट्रोजन फिक्स किया है, और बाद में लास्ट में जाकर के थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया था, ऐसे। ओके, फिर हम बात करते हैं कि आफ्टर 7 ईयर पौधे की जो पत्तियां थी उनमें मोलिबेडनम और ये फेरस कितना था, तो ये आफ्टर 7 ईयर का मैटर है, आफ्टर 7 ईयर्स। तो फाइनली हम चेक करते हैं कि पौधे की पत्तियों में कितना मोलिबेडनम है, कितना नाइट्रोजन है, तो ये आयरन की मैटर है, और ये मोलिबेडनम का मामला है मिलीग्राम पर ग्राम, और ये नैनोग्राम पर ग्राम, तो ये Fe का हो गया और ये मोलिबेडनम का हो गया। जो एम्प्टी बार हैं ये कंट्रोल वाले हैं, कि जिनको आपने नॉर्मल CO2 पे रखा, तो नॉर्मल CO2 वाले ये हैं जिनको हमने रेड लाइन कर दिया,
और जो ब्लैक वाले हैं वो है जो हमारे एक्सपेरिमेंटल, यानी कि एक्स्ट्रा CO2 हमने इनको दी थी। एक्सपेरिमेंटल है जिनको आपने एक्स्ट्रा CO2 दी, राइट। तो आफ्टर 7 ईयर हम चेक कर रहे हैं, हर साल चेक नहीं कर रहे हैं, कि 7 साल बाद में देखिए क्या हो रहा है कि पत्तियों में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जो साधारण पौधे थे उनमें आयरन ज्यादा था, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंटल पौधों के अंदर आयरन कम है। और ऐसे ही मॉलिब्डेनम की बात करें तो मॉलिब्डेनम भी कम है। मॉलिब्डेनम की मात्रा आयरन की तुलना में कम ही होती है। जैसे यहाँ इसकी मात्रा कितनी ज्यादा थी, ये मिलीग्राम पर ग्राम में दिखा रखी है, नैनोग्राम पर ग्राम में दिखा रखी है। तो मॉलिब्डेनम कम ही होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल पौधों में तो ये और भी कम हुआ, तो डिक्रीज है। और आफ्टर 7 ईयर डिक्रीज है। और इस चीजों को आप इस यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि ग्राफ का ये वाला जो भाग था प्लॉट के अंदर, इसमें आप देखिए कि यहाँ जाकर के लास्ट के अंदर तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम ही हुआ है, बेस लाइन से भी नीचे ही रहा था। तो नीचे क्यों रहा, क्योंकि वहां आपने कार्बन डाइऑक्साइड देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी, आप तो लगातार दे रहे थे, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कम ही हुआ था। तो उसको आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल पौधे हैं उनमें आयरन भी कम था और उनमें मोलिब्डेनम भी कम था, राइट। तो ये चीजें आप दोनों के साथ में कोरिलेट करेंगे। तो अब हम इसके कंक्लूजन्स पे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं जिनमें लैंग्वेज काफी सारा मैटर लैंग्वेज में दिया होता है, और साथ में यहाँ पे काफी सारा इंफॉर्मेशन जब हो जाता है फिर आप उसको जोड़ेंगे भी, कोरिलेट भी करेंगे, देन कंक्लूजन निकालना होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन नॉट बी मेड। एक तो ऑलरेडी इतना सारा दे रखा है, उसके बाद में जो गलत है वो ढूंढना पड़ेगा आपको ना। कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। तो 3 बातें ऐसी हैं जो इस एक्सपेरिमेंट से निकाली जा सकती हैं, और एक बात ऐसी आएगी जो इससे नहीं निकाली जा सकती। चलो देखते हैं। डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कोरिलेट विथ डिक्रीज लेवल ऑफ लीफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या ऐसी बात आई थी कि 7 साल बाद में हमने देखा कि लास्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कमी होता है, और लास्ट के बाद में हमने देखा कि आयरन और मोलिब्डेनम भी कमी होता है। तो आयरन और मोलिब्डेनम की कमी नाइट्रोजन फिक्सेशन में आने वाली कमी के साथ में कोरिलेट करती है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा एक्सपेरिमेंट हमें यही समझा रहा है कि ये दोनों चीजें कोरिलेट कर रही हैं, तो ये बात तो सही है, ये बात तो इससे निकाली जा सकती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। An initial exposure to elevated CO2 increase nitrogen fixation by these plant. इनिशियल एक्सपोजर का मतलब शुरू के जो साल थे कि 1, 2, 3, ये जो शुरू के साल थे उसमें हमने जब ज्यादा CO2 दी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा ही रहा था। ज्यादा का मतलब हायर देन बेसलाइन, हायर देन बेसलाइन। तो देख लीजिए हायर देन बेसलाइन ही था। शुरू के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्स्ट्रा CO2 देने पे बेस लाइन पे जितना होता है उससे वो एक्स्ट्रा ही हो रहा था। तो ये चीज भी यहाँ से डायरेक्टली निकाली जा सकती है, और ये बिल्कुल सही भी बात भी थी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहा है कि ये ऐसा हमारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये करेक्ट कंक्लूजन है। ओके, देखिए थर्ड वन को देखते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू एलिवेटेड CO2 ट्रीटमेंट। कि हम लगातार CO2 ट्रीटमेंट को बढ़ा के रखें कि 1 से लेकर के 7 साल तक, तो हमें हर बार लगातार नाइट्रोजन फिक्सेशन में गिरावट ही मिलेगी, कंटिन्यूस डिक्रीज ही मिलेगी। नहीं, कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं थी, लास्ट के अंदर ये इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे ये लास्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो ये लगातार ही डिक्रीज हो रहा है, हालांकि 6ठे साल तक ये लगातार डिक्रीज ही था, लेकिन वेरी लास्ट ईयर के अंदर ये इंक्रीज हुआ है। तो ये पूरे एक्सपेरिमेंट में डिक्रीज नहीं हुआ है, तो इसलिए आप इसको रॉन्ग बता देंगे। और फिर नेक्स्ट वन को देख लीजिए कि प्लांट्स एक्सपोज टू कंटिन्यूअस एलिवेटेड लेवल ऑफ CO2 हैड लोअर लेवल ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम इन देयर लीव्स। तो ये बात तो बिल्कुल वैसी ही थी कि यहाँ पे उसने कहा कि आप इनको जोड़ पाएंगे क्या, तो आपने कहा कि जोड़ सकते हैं। आप अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सच में उनमें मोलिब्डेनम और आयरन कम मिला था क्या, तो हमने वो बार देखे हैं, और बार देखने से हमें समझ में आता है कि आयरन भी कमी था और मोलिब्डेनम भी कमी था। कंपेयर करते हैं कंट्रोल से तो हमें ये चीज बिल्कुल से क्लियर समझ में आती है। तो ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही था। तो रॉन्ग देखना था तो दिस विल द ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज, कि जो यहाँ से हम करेक्टली इन्फर नहीं कर सकते थे। ठीक है,
क्लियर है ना? ठीक है। देखो, हालांकि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने का तो कोई मतलब नहीं होता है, बट ये होता है कि जब आप एक बार ऐसे बड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जिनमें लैंग्वेज भी काफी बड़ा हो, साथ में ग्राफ भी दो दो दे दी हो और उनको कोरिलेट भी करा रहा हो, तो एक बड़ी लेंथ के साथ में काम करना अगर आपको आने लग जाए और आप उसको हैंडल करने सीख जाएं, कि लंबे समय तक हैंडल करना पड़ता है, कि स्टार्टिंग से लेकर के कंक्लूजन तक आपको सारी बातें जोड़ के रखनी पड़ती है, तो ये ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है कि आप इतने सारे चीजों को साथ में लेकर के और लगातार लेकर के चलें और फिर कंक्लूजन निकालें, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है काम करने का। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि हमें मैचिंग करना था इन्वेजिव प्लांट्स का। तो ये इन्वेजिव प्लांट्स दे रखे हैं और वो कौन से हैबिटाट के हो सकते हैं, कि कौन से हैबिटाट में उनको होना चाहिए। तो एक सिंपल सा था क्वेश्चन की, जनरल बातें अगर आपको थोड़ी सी ध्यान हो तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी थी, कि जैसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा को हम विलायती बबूल बोलते हैं, तो ये मोस्टली जो ड्राई एरिया है वहाँ हमें आराम से देखने को मिल जाती है। तो आ, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखिए, ड्राई एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ये देखा है एरिड एंड सेमी एरिड हैबिटाट। तो मॉइस्चर कम सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा इनके लिए, प्रोसोपिस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो सुटेबल जो एनवायरनमेंट है, दैट शुड बी एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट। ठीक है। ऐसे ही आप आइकॉर्निया की बात कर सकते हैं, जलकुंभी की आइकॉर्निया। तो ये प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए। तो वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे खूब सारा पानी होता है, तो यहाँ आपको थर्ड लेना है। और क्या आप लैंटाना कैमरा को ऐड कर सकते हैं, कि जहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या जहाँ पे मॉइस्चर ठीक ठाक होती है, वहाँ पे ये एक मीजोफिटिक प्लांट है, ये आराम से ग्रो कर सकता है, हम इसको यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। तो वेरी इजीली हम इनको देख सकते थे कि सी में आपके पास फर्स्ट हो, सी में फर्स्ट हो, बी में सेकंड हो और ए में थर्ड हो। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है। ओके, ठीक है ना। अ, ये नेक्स्ट वन क्वेश्चन लोटका वोल्टेरा मॉडल का है। तो आई थिंक हमने क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, क्या इसको दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत है? आप लोगों ने इस पे काम किया है क्या? पुनित? नहीं, आज इसमें इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कि आपको लगता है कि ये अभी भी मुझे डाउट है, तो अब तो हम इस पे काम करें। शशिकला? हाँ, देखो, एक्चुअल में बात क्या होती है, बात ये होती है कि जब भी आपने इस ट्यूशन पे काम किया होगा उस दिन हो सकता है कि आपका क्लियर हो गया था, फिर आपने दोबारा इस पे काम नहीं किया होगा, तो ये चीज दोबारा से आपकी फैड हो गई, अब आपको दोबारा से दिक्कत आ सकती है। चलो हम इसकी बात करते हैं। देखो, लोटका वोल्टेरा मॉडल हमें ये बताता है कि जब स्पीसीज इंटरेक्शन हो रही होती है ना, कि जब दो स्पीसीज आप लेते हैं, तो दोनों स्पीसीज आपस में जब इंटरेक्ट करती है, तो इंटरेक्ट करने से क्या होता है कि उनको आपस में compete करना होता है, और कंपटीशन उनके बीच में चल रहा होता है, और उस कंपटीशन का नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये हम लोटका वोल्टेरा मॉडल से समझा पाते हैं। ठीक है। तो वो एक बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि लोटका वोल्टेरा मॉडल जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का आउटपुट होता है, उसको प्रेडिक्ट करने का, उसके बारे में क्या संभावना बनती है ना, उसको प्रेडिक्ट करने का एक मॉडल है वो, कि वहां से हमें एक प्रेडिक्शन मिलता है। ठीक है। तो चलो हम लैंग्वेज पे चलते हैं, कि इनकॉर्पोरेटिंग यानी कि आप उसमें जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर, कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं वो आप ऐड कर रहे हो। ठीक है। इनटू लोटका वोल्टेरा प्रेडेटर प्रे मॉडल,
तो प्रीडेटर और प्रे, जैसे आपने कहा प्रीडेटर और प्रे, तो ये दो स्पीसीज है, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है। और फिर केवल हमारे सिस्टम में ये दो ही नहीं है, हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और फिर हम मिला करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली मॉडल तो केवल दो चीजों पे बेस्ड होता है कि दो स्पीसीज हो और उनका क्या नतीजा निकलता है, लेकिन हम वो दो तो होंगे होंगे, एक्स्ट्रा चीजें हम इसमें और ऐड करेंगे, फिर बताएंगे कि रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो लोटका वोल्टेरा में हम जितना काम करते हैं, ये उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके या उसमें कुछ एडिशनल चीजें और जोड़ करके फिर हमें रिजल्ट निकालने के लिए ये इक्वेशन बोल रहा है। ठीक है ना, ऐसा हमें काम करना है। तो हमें ये देखना था कि जब हम इन एक्स्ट्रा फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो क्या उससे हो जाता है, क्या कैन चेंज, क्या उससे फर्क पड़ जाता है क्या द प्रीडेटर आइसोक्लाइन। तो आपको ये देखना था कि प्रीडेटर का जो आइसोक्लाइन होता है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, उसको हम देखेंगे कि जब हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें और ऐड करें तो प्रेडेटर को कोई फायदा नुकसान ऐसा हो, या उसकी आइसोक्लाइन का मतलब कि उसके अंदर जो हम जो भी कंडीशन वहां पे मेजर कर रहे होते हैं, उसकी जो एक फिक्स जो वैल्यू चल रही होती है, क्या उससे फ्लक्चुएट करेगा या नहीं करेगा, आइसोक्लाइन से फ्लक्चुएशन आएगा या नहीं आएगा। तो कैन चेंज पे जाएंगे आप लोग कि आइसोक्लाइन जो लाइन है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी जब आप कुछ फैक्टर उसमें ऐड करते हो। राइट, ऐसे देखेंगे। तो सीधी सी बात ये है, आप इसमें जितना इसको सिंपल करें या किसी भी क्वेश्चन को जितना सिंपल तरीके से समझें उतना ही ज्यादा बढ़िया होता है कि आप उसका सही आंसर निकाल पाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ेंगे तो आइसोक्लाइन के ऊपर के नंबर ऑफ जो प्रेडेटर पॉपुलेशन सपोर्टेड है वहां पे, वो उसके ऊपर फायदा हो गया नुकसान हो गया, डिपेंड इस पे करता है कि हमारा फैक्टर अगर प्रेडेटर को सपोर्ट कर रहा है तो फायदा होगा, कि प्रेडेटर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो फायदा होगा और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो नुकसान होगा। अगर अनसपोर्टिव कंडीशन क्रिएट हो रही है तो आइसोक्लाइन के ऊपर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा उसका। राइट, तो अगर प्रेडेटर के हिसाब से अच्छा हुआ तो प्रेडेटर को फायदा, और नहीं अच्छा हुआ तो नुकसान। ऐसे देखेंगे अपन। ये काफी सिंपल है, आप इसको केवल सोचें कैसे ये डिसाइड करना था। तो गिवन बिलो आर थ्री स्टेट स्पेस ग्राफ, जो आइसोक्लाइन लाइंस होते हैं उनको आप स्टेट स्पेस ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन दे रखे हैं ए बी सी, रिप्रेजेंटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेडेटर आइसोक्लाइन ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर लिस्टेड बिलो। तो कौन से फैक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो यहाँ दे रखे हैं, फैक्टर नंबर 1 2 3। ठीक है, और फिर फर्क क्या पड़ रहा है वो हमें नीचे जो प्लॉट दिए हुए हैं, जो आइसोक्लाइन ग्राफ हमारे बने हुए थे यहाँ पे, उन पे दिए हुए हैं ए में, बी में एंड सी में। ठीक है, तो ये तीन हमें कंडीशन दे रखी है। और जो प्रीडेटर की आइसोक्लाइन है, थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि आपको जो आइसोक्लाइन लाइन दी है वो किसकी है, प्रीडेटर की आइसोक्लाइन लाइन है। जैसे यहाँ पे आप ए वाले को देखें तो ये जो डैश लाइन है ये प्रीडेटर की आइसोक्लाइन लाइन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रेडेटर देख लीजिए, यहाँ पे नंबर है कि कितना नंबर सपोर्ट हो रहा है, और जो भी आपने फैक्टर लिया वो फैक्टर हम उस फैक्टर को हम किस प्रकार से यूज करेंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखा है। ये नंबर ऑफ प्रेडेटर, ये तो प्रेडेटर है, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर के रूप में जो भी चीज हमने अप्लाई की होगी वो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर डाल रखी है। ठीक है, और फिर हमारे प्रेडेटर के नंबर पे क्या फर्क पड़ा वो हमें आइसोक्लाइन लाइन देख करके समझना है। ओके, तो चीजें किस प्रकार की हैं उनको देखिए। कि जैसे पहला जो फैक्टर था कि विक्टिम अबंडेंस, पहले तो आप विक्टिम को क्लियर कीजिए कि विक्टिम क्या चीज होती है। जैसे प्रेडेटर है और दूसरा है प्रे, तो प्रेडेटर है वो प्रे को कैप्चर करेगा, तो प्रे यहाँ पे क्या है, विक्टिम है।
जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो और अब इसको नहीं छोड़ा जाएगा, वैसा मामला है कि प्रेडेटर कैप्चर करता है और प्रे को कैप्चर करता है, तो यू हैव टू टेक प्रे एज ए विक्टिम। ठीक है ना। तो विक्टिम अबंडेंस एक्टिंग एज ए प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी। तो विक्टिम यानी कि प्रे, कंफ्यूज नहीं होना आपको, विक्टिम को आप चेंज कर दीजिए, प्रे कर दीजिए इसको। ठीक है ना। तो फिर आपका क्या है कि दिमाग नॉर्मली प्रे प्रेडेटर के अकॉर्डिंगली नॉर्मल चलेगा, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्रे की अबंडेंस एक्टिंग एज ए प्रेडेटर कैरिंग कैपेसिटी, कि प्रे कम हुए तो प्रेडेटर कम हो जाएंगे और प्रे ज्यादा हुए तो प्रेडेटर है वो बढ़ने लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसको कोरिलेट करते हुए आपको देखना था। तो प्लॉट नंबर फर्स्ट को देखिए कि नंबर ऑफ विक्टिम हमने यहाँ पे लिया। तो नंबर ऑफ विक्टिम जैसे हम इस आइसोक्लाइन लाइन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रेडेटर, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ प्रेडेटर लिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ विक्टिम लिया। तो नंबर ऑफ विक्टिम जब कम है तो नंबर ऑफ प्रेडेटर भी कम है, और नंबर ऑफ विक्टिम को जब हम इस लाइन से शो कर रहे हैं, ये जो लाइंस है, नंबर ऑफ विक्टिम अगर हम बढ़ाएं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इकोलॉजिकल फैक्टर है, जो भी हमने फैक्टर लिए थे वो सारे कैसा है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। और एक्स्ट्रा फैक्टर का मतलब ये था कि प्रे तो यहाँ है ही, नॉर्मल प्रे तो यहाँ पे था ही था, और हम उसके अलावा जो विक्टिम है उनको हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हमने इनको इंक्रीज किया तो इनमें भी इंक्रीजमेंट आएगा, यानी कि जितना ज्यादा हम विक्टिम का नंबर बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से ये जो आइसोक्लाइन लाइन है वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। तो ये आप इसको यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये था कि हम यहाँ पे जो कर रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे, कि दूसरा जो प्रे है उसकी अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपने अब विक्टिम को आप लेंगे अल्टरनेट प्रे, कि नॉर्मल प्रे और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा प्रे आपने अल्टरनेट प्रे और ले लिया। तो नॉर्मल प्रे के अलावा कुछ है तो अल्टरनेट हो जाएगा, और प्रे है तो प्रे तो फूड होगा ही होगा उसका। तो एक ऑप्शन तो नॉर्मल तो था ही, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और उसके पास आ गया, तो ये प्रेडेटर की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे जो प्रेडेटर था उसका नंबर उतना ही रह रहा था। अगर हम इसको ऐसे देखें कि नंबर ऑफ प्रेडेटर इसके बाद में कांस्टेंट हो गया था, यानी कि उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो गया था कि जितने जितने प्रेडेटर हैं उतने ही प्रे हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, ये सब आपने जो ऐड किए हैं वो सब एक्स्ट्रा हैं। तो नॉर्मली जितना हो रहा था उतना तो था ही नंबर, और इसके बाद में इतना नंबर इनका और इंक्रीज हो गया, प्रेडेटर का नंबर इतना इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपने वहां पे एक्स्ट्रा प्रे या एक्स्ट्रा फूड उपलब्ध करा दिया। तो ये इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं बी के लिए सेकंड को। और थर्ड में देखिए फैक्टर क्या था, थर्ड में आपको लगाना था कि प्रेडेटर की कैरिंग कैपेसिटी, कि उस एनवायरनमेंट में प्रे का नंबर कितना होगा। प्रेडेटर की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ प्रेडेटर कितना होगा, डिटरमाइंड बाय फैक्टर अदर देन विक्टिम अबंडेंस, की विक्टिम कितना होगा उससे प्रेडेटर का नंबर प्रभावित नहीं होगा, या प्रेडेटर का नंबर कंट्रोल करने के लिए आप विक्टिम अबंडेंस को काम में नहीं लेंगे, कोई और चीज काम में आ रही हो, यानी कि विक्टिम का नंबर या प्रे का नंबर प्रेडेटर के नंबर के लिए काम नहीं करता तो कोई दूसरी चीज काम करती हो, तो वहां पे ये होगा कि आप विक्टिम का नंबर चाहे कितना भी बढ़ा दो, कैसा भी बढ़ा दो, नंबर ऑफ प्रेडेटर है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि वो बढ़ता ही चला जाएगा, आप उस आइसोक्लाइन लाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो वो स्टेबल हुआ ना वो राइज हुआ, वो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ विक्टिम उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं डाल रहा है, इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा है। तो ये तब हो सकता है जब हमारा प्रेडेटर का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो विक्टिम के नंबर के ऊपर डिपेंड ही ना करता हो। तो ये आपका थर्ड वाले इकोलॉजिकल फैक्टर से कोरिलेट हो जाएगा।
तो यही इनको आपको कोरिलेट करके बताना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट मैचेज ऑफ द स्टेट स्पेस ग्राफ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए में फर्स्ट हो, सेकंड हो एंड थर्ड हो। मीन ज्यादा कुछ नहीं था, आपको ये देखना था कि जो नंबर ऑफ प्रेडेटर है, जो नंबर ऑफ प्रेडेटर है ये आपको यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ प्रेडेटर, और उसकी जो आइसोक्लाइन लाइन होती है, उसकी आइसोक्लाइन लाइन हम नॉर्मली इस प्रकार से लेते हैं, और उसके ऊपर ये 3 फैक्टर जो दिए थे वो फर्क डालते हैं या नहीं डालते हैं, डालते हैं तो किस प्रकार से डालते हैं, तो उसको हमें कोरिलेट करके देखना था। ठीक है, ओके देन अपन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, बर्ड्स इन ए पॉपुलेशन शो टू फॉरेजिंग फिनोटाइप, कि जो फूड की सर्चिंग में जो मूवमेंट होता है ना, उसको अपन फॉरेजिंग बोलते हैं। कि जैसे पक्षी हैं वो दाना चुगने के लिए इधर उधर जाते हैं तो वो फॉरेजिंग कहलाएगा। तो फॉरेजिंग जो करते हैं उनमें 2 प्रकार के फीचर है, यानी कि उनके फिनोटाइप अलग अलग है, या तो ए प्रकार के हैं या बी प्रकार के हैं। बर्ड्स ऑफ द फिनोटाइप ए सर्च, अटैक एंड कैप्चर प्रे। तो जो हमारे ए फिनोटाइप वाले बर्ड हैं वो क्या करते हैं कि भोजन को तलाशते हैं और फिर उस पे अटैक करते हैं और फिर उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, while birds of the phenotype B steal prey from birds of the phenotype A। और जो phenotype B वाले हैं वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, स्टील करते हैं, चोरी करते हैं। कहां से चोरी करते हैं, ए वालों ने जो पकड़े हैं उनको वो चोरी करते हैं, जो इन्होंने कैप्चर किए ना उनको कंज्यूम करते हैं बी वाले। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट बर्ड हो गए, दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है फॉरेजिंग की। ठीक है, ए एंड बी आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन थ्रू नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। तो अगर ए बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये कैप्चर ज्यादा होगा, और ये उसको कंज्यूम करते हैं तो ए बढ़ेगा तो फिर बी को फायदा होगा, तो बी है वो फिर इनको कैप्चर करेगा तो फिर ए को नुकसान होने लग जाएगा। तो जब ए कम है तो बी भी कम होते हैं, जब ए बढ़ते हैं तो वापस बी उसको कम कर देता है। तो ये एक नेगेटिव डिपेंडेंट सिलेक्शन है। ठीक है, द ग्राफ बिलो शो द फिटनेस ऑफ ए। फिटनेस ऑफ ए को तो आपने ब्रोकन लाइन से बताया है कि टूटी हुई लाइन तो ए के लिए है, और बी के लिए आपने सॉलिड लाइन दी है। और ये किस बात की है लाइन, फिटनेस। फिटनेस का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है वो आपको ग्राफ में बता दी, और फिर आपको ये भी बताया गया था कि एट डिफरेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो कौन से फिनोटाइप वाले कितने परसेंट हैं, जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ए फिनोटाइप वाले कितने हैं, बी फिनोटाइप वाले कितने हैं, इनको परसेंटेज में बताया हुआ है। और ये परसेंटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू की ये है ही नहीं 0 या 100% यही है, तो वो 0 से 1 तक की फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है। ठीक है, ऐसे ये सारा हमें बताया हुआ था। ओके, हम इसको देखते हैं। देखिए, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फिनोटाइप ए है, जैसे फिनोटाइप ए वाले हैं ही नहीं और फिनोटाइप ए वाले ही हैं सारे, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी होगी, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ठीक है, ऐसे आपको इसको रिलेट करना है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मान लो कि ए की फ्रीक्वेंसी 0.2 है, तो बी वालों की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फिटनेस हमारी दे रखी थी बी के लिए, और ये लाइन दे रखी है ए के लिए, और फिर हम ये कह रहे थे कि ए और बी की जो पॉपुलेशन है दैट इज मेंटेन्ड, कि ए एंड बी आर मेंटेन्ड। मेंटेन्ड का मतलब ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, दोनों ही वहां पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, this one is the equilibrium, right? This is the point of
इक्विलिब्रियम की नेगेटिव डिपेंडेंसी थी ना, कि जब बी वाले बढ़ेंगे तो फिर ए वाले कम होते हैं, तो नेगेटिव डिपेंडेंसी थी। तो उस समय पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी? तो इस समय पे फ्रीक्वेंसी देखें तो ये फ्रीक्वेंसी है 0.6 की। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.6। तो बी की कितनी होगी? बी की ये फ्रीक्वेंसी आपको बी की दे रखी है, ठीक है ना। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दिखा रखा है, तो ए की होगी 0.6 और बी की हो जाएगी 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो जिस समय पे दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हमारी पॉपुलेशन में ए वाले तो होंगे 60% और बी वाले होंगे 40%, ठीक है। तो हम इसको कंक्लूजन के साथ में कोरिलेट कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द ग्राफ सपोर्ट कि ए आउट कम्पीट बी एट इक्विलिब्रियम, ए गोज टू फिक्सेशन। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है तो ना तो ए कंप्लीटली जीरो होता है ना बी कंप्लीटली जीरो होता है, तो दोनों में से हटता तो कोई भी नहीं है, इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब ए और बी दोनों वहां पे है। लेकिन ये अलग बात है कि एक 60% है, एक 40% है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक 0% हो गया, वो नहीं है। तो कंपीट बी ऐसा नहीं है और केवल बाद में ए ही बचेगा, ए गोज टू फिक्सेशन, ऐसा नहीं होने वाला। बी कंपीट ए एट इक्विलिब्रियम, बी गोज टू फिक्सेशन, ऐसा भी नहीं होगा। ना तो ए का फिक्सेशन है ना यहाँ पे बी का फिक्सेशन है। A and B are both maintained, yes, in the population. The equilibrium frequency A 60% होगा, B 40% होगा, yes, यही बात इसमें दी हुई थी। A and B are both maintained in the frequency equilibrium कि A 90% होगा और B 10% होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वैल्यू हमने यहाँ पे भी देखी थी कि एक 60% और दूसरा 40% है, ठीक है। तो कई बार कुछ क्वेश्चन है वो काफी सिंपल लेवल के भी डिजाइन किए हुए आते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 44 कि आपको दो प्रकार के टू काइंड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। एक्टिंग ऑन ए ट्रेट, in each the top graph shows the trait frequency before and the bottom graph represent after the action of natural selection। तो नेचुरल सिलेक्शन से पहले हालत क्या थी और नेचुरल सिलेक्शन के बाद में हालत क्या हुई, तो ये टॉप वाला सिलेक्शन से पहले को बताएगा और बॉटम वाला सिलेक्शन के बाद की हालत को बताता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी है ट्रेट की, कि हमारा ट्रेट कितने परसेंट में था, ठीक है ना, ऐसे आप समझेंगे उसको। तो देखिए पहले जो ट्रेट था उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस प्रकार से दी हुई है और ट्रेट काफी सारा में प्रेजेंट था और फिर जो ट्रेट है वो नैरो हो गया ना, यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो काफी नैरो हो गया। तो एक प्रकार से ये स्टेबलाइज हो गया कि पहले काफी सारों में था, अब ये केवल इनमें प्रेजेंट है, तो स्टेबलाइज हो गया। और यहाँ पे देखिए ट्रेट मैक्सिमम ट्रेट जो पीक होती है ना वो मैक्सिमम को बताती है और जो मैक्सिमम पीक थी उनके बीच में कुछ एक लो फ्रीक्वेंसी वाले भी थे। लेकिन अब देखते हैं तो एक तो ट्रेट ये फिक्स हो गया और दूसरा ट्रेट ये फिक्स हो गया। तो पहले ये दोनों एक साथ प्रेजेंट थे, अब ये बिल्कुल सेपरेट हो गए, तो ये एक प्रकार का डिफरेंशिएशन हो गया और ये डिस्टर्ब जैसा मान सकते हैं कि डिस्टर्ब हो गया, कि दो अलग अलग भाग हो गए। तो ए के अंदर जो भी ट्रेट है वो स्टेबलाइज हो गया और बी के अंदर वो डिस्टर्ब हो गया, ऐसा ये प्रेजेंटेशन था। तो ए शुड बी स्टेबलाइजिंग एंड बी शुड बी डिस्टर्बिंग। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है। और अगर डायरेक्शनल होता तो, अगर ये डायरेक्शनल सिलेक्शन होता तो क्या होता? बता सकते हैं? हाँ, ये जो यहाँ तक पीक थी ना, ये पीक अब यहाँ एक साइड में चली जाती तो ये डायरेक्शनल हो जाता, ठीक है ना।
तो वो भी आप ध्यान रखें कि हाँ, स्टेबलाइजिंग के लिए क्या लेना होता है, डायरेक्शनल के लिए क्या लेना होता है, और अगर ये ऐसे चला जाता है तो भी डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे तो ऐसे तो गया था, तो इसको डायरेक्शनल क्यों नहीं बोला? जैसे यहाँ पे ये भी तो पॉसिबल था और ये भी पॉसिबल था, दोनों ही केस में डायरेक्शनल बोलते आप। तो यहाँ पे यही तो बता रखा है, तो आपने इसको डायरेक्शनल क्यों नहीं बोला? क्योंकि डायरेक्शनल में या तो ये प्रेजेंट होगा तो ये एब्सेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट है तो फिर ये एब्सेंट होगा। हाँ, डिस्ट्रप्टिव में ये भी प्रेजेंट होगा और ये भी प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। आप कहेंगे इसके दो टुकड़े इस प्रकार से हो गए कि ये भी मिलता है ये भी मिलता है, तो बोथ शुड बी एग्जिस्ट, बोथ शुड बी प्रेजेंट, और यहाँ पे आइदर शुड बी प्रेजेंट। ठीक है ना? इतना अंतर देख, इतना अंतर आपको ध्यान रखना है इन चीजों के लिए, ठीक है ना? अभी ठीक है? ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ए फ्यू मेल्स एंड फीमेल्स। देखो पढ़ने में गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि ए फ्यू मेल्स और फिर फीमेल्स कितनी ये नहीं बता रखा, यानी कि मेल भी थोड़े से ही हैं और फीमेल भी थोड़े से ही है, यानी कि थोड़े से मेल और थोड़े से फीमेल। ऑफ ए स्पीसीज, किसी स्पीसीज के कुछ मेल और कुछ फीमेल है ना, वर इंट्रोड्यूस, उनको छोड़ा गया या कहीं पे डाला गया, टू ए न्यू आइलैंड। तो कोई आइलैंड है और उसके ऊपर कुछ एक मेल और कुछ एक फीमेल, इनको इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, फ्यू। ठीक है। देयर पॉपुलेशन वाज मॉनिटर्ड, फिर यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कितनी रहती है उसको चेक किया गया। मॉनिटर्ड ओवर सेवरल जनरेशंस एंड फॉलोड ए पैटर्न शोज इन द फिगर। तो कुछ मेल और कुछ फीमेल हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे छोड़े थे, और फिर समय के साथ ये टाइम दिया हुआ है, तो टाइम के साथ पॉपुलेशन यानी कि जो नंबर है उसमें क्या चेंज आया वो हमें दिखाया हुआ है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो आपने थोड़े से छोड़े थे, फ्यू, और फिर ये नंबर है वो इंक्रीज हुआ और एक मैक्सिमम पीक तक गया। उसके बाद में नंबर है वो डिक्रीज हुआ, फिर पीक पे गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर पीक पे गया, फिर डिक्रीज हुआ, इस प्रकार से, और लास्ट टाइम के अंदर वापिस ही डिक्रीज हो रहा है। यानी कि नंबर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ता है, ऐसा पैटर्न आ रहा है। ओके। और फिर अगर हम बात करें कि नंबर को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज काम करती है, तो वैसे देखा जाए तो मेल भी काम करता है और फीमेल भी काम करता है, राइट। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंटली कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैवीली डिपेंड करता है फीमेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ इनको देने होते हैं एग और इनको देने होते हैं स्पर्म। और ट्रेड ऑफ की जो कॉन्सेप्ट होती है कि जब हम कुछ बनाते हैं तो वो अगर छोटे साइज का है तो नंबर उनका ज्यादा बनता है, और अगर कोई बड़े आकार का बनता है तो उनका नंबर है वो छोटा रह जाता है। तो एग है वो कम बनते हैं और स्पर्म है वो काफी ज्यादा बनते हैं। तो देखा जाए तो जो लिमिटिंग चीज होती है, लिमिटिंग जो रिसोर्स हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, दैट विल बी फीमेल। ठीक है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि हम हमारा कंक्लूजन निकालें तो इनको हम फॉलो करेंगे। देखिए, which of the characteristic of the species does not explain the pattern, कि ये जो पैटर्न आया था कि इस पैटर्न को कौन सा तरीका है वो समझा नहीं सकता। ठीक है। तो देखिए स्क्विड सेक्स रेशियो, तो स्क्विड सेक्स रेशियो का मतलब मोर फीमेल्स देन मेल्स, कि फीमेल है वो ज्यादा है, फीमेल्स है वो ज्यादा है, और जो मेल है वो कम है।
तो उस वाली कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर किसी टाइम के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे टाइम है आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, तो जब भी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है तो हो सकता है कि वहां पे जो फीमेल्स हैं वो नंबर इतना ज्यादा था कि ऑल एग्स आर नॉट फर्टिलाइज, कि वो फर्टिलाइज ना हुए होंगे, तो उस वजह से प्रोजेनी कम बनी होगी, तो ये नंबर डेक्लाइन, ये आप वहां से समझा सकते हैं। यस, तो ऐसा कि दोनों सेक्स अगर बराबर नहीं है तो हो सकता है कि एक सेक्स वाले बहुत ज्यादा हो गए दूसरे से। अब यहाँ पे मोर बताया है, मोर का मतलब अब कितना भी मोर आप ले सकते हो, तो अगर मेल काफी कम हो गए हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो सारे एग हैं वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो नंबर है वो रिड्यूस हो सकता है, तो ये चीज तो इसके लिए काम कर सकती है। लार्ज लिटर साइज, और लिटर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल साइन कर रही है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। हल्का लीटर क्या होता है? डिकम्पोजिशन के बाद जो बचता है, चंचल। ठीक है ना, समझ गया मैं आपकी बातें। देखो, एक एक तो आप ये कहते हैं कि अभी अभी जो ताजा मटेरियल पौधों से या किसी एनिमल का गिरता है वो लीटर कहलाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि कचरा ना, ठीक है। ऐसे ही कोई भी जो फीमेल होती है जब वो ऑफस्प्रिंग बनाती है तो वहां पे काफी सारे ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं, तो वो भी लीटर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? लीटर ही कहलाता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हैं कि भाई आप पॉपुलेशन की बातें कर रहे हो और सेक्स रेशियोज की बातें कर रहे हो, यहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी की बातें कर रहे हो, एंट्रा यूट्राइन की बातें आनी है, यानी कि फीमेल बॉडी के आसपास की बातें आनी है सारी की सारी, तो फिर उसमें हमारे ऑर्गेनिक मैटर का कोई लेना देना है नहीं। तो क्या हमारे लीटर शब्द का कोई और कोई मतलब निकलता है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि यस, निकलता है ना, कि प्रोजेनी नंबर जो होता है वो भी लीटर ही कहलाता है, कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सारा जो नंबर है वो लीटर कहलाता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं वो फीमेल के कंसर्न के अंदर लीटर ही होते हैं। तो ऑफस्प्रिंग ज्यादा बन रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेनी खूब सारा है, ऑफस्प्रिंग नंबर कैसा है? काफी बड़ा है। तो क्या हम उन चीजों को इससे जोड़ सकते हैं कि जब ऑफस्प्रिंग खूब सारे बन रहे हो, लीटर खूब सारा बन रहा हो, तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि नंबर जितना बड़ा बन जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उतना ही बढ़ सकता है, कि नंबर डिक्रीज होगा, फिर जो बचे हुए हैं वापस रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाएंगे, फिर बहुत बड़ा नंबर बन जाए तो वापस डिक्रीज हो जाएगा। तो आप इस डिक्रीज को ज्यादा ऑफस्प्रिंग नंबर से कोरिलेट कर सकते हो, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर हम देखें कि डिलेड सेक्सुअल मैच्योरिटी, कि सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो लेट आती है, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट आती है इसका मतलब रिप्रोड्यूस लेट करते हैं, रिप्रोड्यूस एक टाइम के बाद में करेंगे और ये टाइम बड़ा होगा, यानी कि उस टाइम के अंदर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं उनकी डेथ हो जाएगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो जब डिलेड है तो उस समय पे पोस्ट वाले हैं वो डेथ में जा सकते हैं, तो नंबर हमारा गिर सकता है। तो ये चीजें भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि ये भी लगाई जा सकती है। और फिर अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ऑन फैकल्टी, कि जो फीमेल का बॉडी है उस फीमेल के बॉडी में जो यूट्रस है और यूट्रस के अंदर का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित करता है, कि फैकल्टी को प्रभावित करता है। तो वो चीजें तो जैसे ये तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात होगी, कि मान ले आपने स्पीसीज एक्स लिया, तो जो भी बर्ड स्पीसीज आपने ली थी तो उसमें तो फीमेल हमेशा एक जैसी ही रहती हैं, उनका यूट्रस का कंडीशन तो एक जैसा ही रहता है, तो उसमें ये थोड़ी कि कभी तो वो अच्छा हो गया और कभी वो खराब हो गया, कभी अच्छा हो गया कभी खराब हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कि इफेक्ट ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट वो तो हर समय फीमेल्स की बॉडी जब भी मैच्योर होगी या जब भी वो रिप्रोडक्टिव एपिसोड में जाएंगे
तो उनका यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट तो एक जैसा ही होता है। इफेक्ट ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट, इसको आप थोड़ा सा ऐसे देखें तो दो चीजें हैं। देखो, नंबर बनाने के लिए फीमेल को कुछ आउटपुट देना पड़ता है, और आउटपुट कम दिया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, आउटपुट ज्यादा दिया तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ऐसा मामला था। तो इन चीजों को एनवायरनमेंट तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन मशीन के अंदर का एनवायरनमेंट वो तो हर बार, क्योंकि हमने उसी की बात की है, तो वो तो सारी फीमेल एक जैसी ही होती हैं, तो उनके अंदर का एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल से वो थोड़ी फ्लक्चुएट करता है। तो उसके इफेक्ट अलग अलग हो, कि कभी अच्छा हो कभी नेगेटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। ये बाहर की चीजें तो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर का तो सबका एक जैसा ही है एनवायरनमेंट, तो वो तो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। तो उसको आप इस इफेक्ट के लिए कि पॉपुलेशन कम हो गई, ज्यादा हो गई, कभी अच्छा हो गया कभी खराब हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना? ओके। यानी कि आप ये देख रहे होंगे कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपने जो टॉपिक पढ़े वो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं। हाँ, उनको अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करते समय कैसे ध्यान रखा जाए और कौन सी चीज को कहाँ से कोरिलेट करके हम उसको यूज करें, और ये तो करना ही होता है। साथ में ये सब एग्जाम में करना होता है, तो क्विकली भी करना होता है, काफी स्पीडली भी करना होता है और एग्जैक्टली भी करना होता है, और आपको उसमें याद आ जाए कि आपको इस चीज को कैसे अप्लाई करना है, तो ये काफी अच्छा लेवल हो जाता है क्वेश्चंस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर जीन, नॉक्स जीन, कोड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, कि इस जीन से कोई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनता है, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर रेगुलेशन ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इन प्लांट सूट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है रेगुलर, कि जो लिमिटेड नहीं होती, यानी कि अगर ये जीन ऑन होगा तो कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनेगा, और उसकी वजह से जो प्लांट सूट है वो रेगुलर ग्रो करेगा और पौधा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग शूट। ठीक है। दीज जीन्स ऑल्सो रेगुलेट पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, किस चीज का? ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे कि पत्तियां हैं, फ्लावर हैं। तो एक चीज तो ये आ गई कि वो लंबाई को कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज ये आ गई कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, उसको भी वो कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है, चाहे वो पत्ती का हो चाहे वो फ्लावर का हो। तो पत्तियों का बनना या फ्लावर का बनना, इसको भी कंट्रोल करता है। द फिगर रिप्रेजेंट ए फाइलोजेनेटिक ट्री, ये आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफ मल्टी जीन फैमिली इन सम लैंड प्लांट्स। तो ये कुछ लैंड प्लांट्स के अंदर मल्टी जीन फैमिली का कि अलग अलग जीन्स का जो ग्रुपिंग है उसके आधार पे एक फैमिली आपको फाइलोजेनेटिक ट्री में दी हुई है। द सर्किल से रिप्रेजेंट, देखो यहाँ सर्किल है, जो सर्किल्स हैं, सर्किल्स रिप्रेजेंट द जीन दैट एक्ट टू मेंटेन सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम को मेंटेन करने का काम करता है कि सूट लगातार ग्रो करता रहेगा, वो तो कौन है? नॉक्स जीन ही तो, हमने इसी की बात की है। ठीक है, तो जीन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है वो हमने सर्किल से बता रखा है। ओके, ये तो इतनी बात होगी। तो यहाँ जीन प्रेजेंट है, आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी में अब्सेंट है, बाकी जगह पे वो अब्सेंट है। ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है कि ऑर्थोलॉग्स आर जीन्स, ऑर्थोलॉग ऐसे जीन होते हैं दैट डुप्लीकेट, कि वो डुप्लीकेट हो जाते हैं या उनकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। लेकिन कारण क्या है? डुप्लीकेशन का कारण क्या है? ड्यू टू स्पेसिएशन, कि स्पेसिएशन की वजह से जो डुप्लीकेशन है उसको आप ऑर्थोलॉग मानेंगे। एंड पैरालॉग्स आर जीन दैट डुप्लीकेट विद इन ए स्पीसीज। तो आपके पास जो स्पीसीज थी उसी स्पीसीज के अंदर, विद इन ए स्पीसीज आप रहेंगे,
तो आप कहेंगे पारालोग। और अगर आप एक नई स्पीसीज की बात करते हो कि नई स्पीसीज के अंदर ये डुप्लीकेशन हुआ है, तो हम कहेंगे इसको ऑर्थोलॉग। तो आपको इस प्रकार से इसको कोरिलेट करना है, ठीक है। ओके, देखिए कि फ्रॉम द गिवन फिगर द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेज वर मेड। पहला देखिए क्या है, मल्टीपल जीन डुप्लीकेशन अकर्ड इन वास्कुलर प्लांट्स। मल्टीपल जीन डुप्लीकेशन यानी कि अलग अलग काफी जगह पे मल्टीपल, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइस में हुआ है, यहाँ पे अरेबिडोप्सिस में हुआ है, और यहाँ पे टोमेटो में हुआ है। तो ये मल्टीपल जीन डुप्लीकेशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट वन कि जीन डुप्लीकेशन में हैव एनेबल्ड, कि जब भी जीन डुप्लीकेशन हुआ है तो उससे ये संभव हो पाया है, ये एनेबल हो गया कि सूट डाइवर्सिफिकेशन इन वास्कुलर प्लांट्स। तो अभी आपने यही कहा था कि जब पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे पत्तियां फ्लावर इनका बनना प्रभावित होता है। तो जहां जहां हमने ये डॉट ली है वहां वहां ये सब हुआ है, और यही चीज यहाँ पे बताई है कि ऐसा जीन डुप्लीकेशन होने से वहां ऐसा पॉसिबल हो पाया है कि सूट डाइवर्सिफिकेशन की, सूट की ग्रोथ है, उसमें पत्तियों का बनना, फ्लोवर का बनना। तो जहां डॉट लगाई वहां वहां ऐसा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर रेगुलेटेड बाय ऑर्थोलॉग्स जीन्स इन वास्कुलर प्लांट्स। तो क्या ये ऑर्थोलॉग्स की वजह से हुआ है? ऑर्थोलॉग्स आपने कब जोड़ा था? जब हम कहते हैं स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज का बनना, न्यू स्पीसीज का ओरिजिन, राइट। तो नई स्पीसीज का ओरिजिन हो, पुरानी वाली में तो वो कॉपी प्रेजेंट ना हो, नई वाली में वो प्रेजेंट हो, तो आप उसको ऑर्थोलॉग के रूप में लेंगे, राइट। और अगर हम बात करें कि राइस को देखें, तो राइस यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो केवल राइस स्पीसीज एक नई बनी हो और उसमें ये आ गया हो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे भी राइस था लेकिन उसमें ये नहीं था, तो केवल यही राइस स्पीसीज बनी है ऐसा नहीं है। ऐसे ही अरेबिडोप्सिस देखो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो अलग से यही अरेबिडोप्सिस एक नई स्पीसीज बनी हो और केवल इसी में ये डुप्लीकेशन हुआ हो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई स्पीसीज नहीं है। टोमेटो देखो यहाँ भी है, टोमेटो यहाँ भी है, तो ये भी कोई नई स्पीसीज नहीं बनी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये केवल टोमेटो ही यहाँ नई स्पीसीज बनी और उसी में ये जी डुप्लीकेशन हो गया तब अब इसमें हम इसको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सूट मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है था। यानी कि ये जिसमें डुप्लीकेशन देखा केवल वो एक नया स्पीसीज बना, इसके अलावा राइस और कहीं नहीं था, ऐसा नहीं है। ना अरेबिडोप्सिस के लिए ऐसा है, ना टोमेटो के लिए ऐसा है, तो ये बात गलत है। ओके, ऐसे ही देखिए आपको नेक्स्ट देखना था कि सूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर रेगुलेटेड बाय पारालॉग्स इन ए वास्कुलर प्लांट्स। तो यस, ये पारालॉग का ही मामला होगा। ये पारालॉग में हम क्या कहते हैं, विद इन ए स्पीसीज का मैटर होता है, विद इन ए स्पीसीज। तो राइस स्पीसीज के अंदर हुआ कि राइस स्पीसीज पहले ही बन चुकी थी, उसके बाद में कुछ एक के अंदर विद इन स्पीसीज है, कुछ एक अरेबिडोप्सिस में विद इन स्पीसीज है, टोमेटो में भी नई स्पीसीज नहीं बनी थी, पहले से स्पीसीज बनी हुई है, उसी में कुछ कुछ में डुप्लीकेशन हो गया, तो ये पारालॉग में ही काउंट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो केवल सी आपका रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट रह जाएगा, ए बी एंड डी वाला, जहाँ पे तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री को इसमें दिया गया था, साथ में उसकी एक्टिविटी के साथ में कोई भी जीन जोड़ करके वो लैंग्वेज बनाई गई थी। ऑर्थोलॉग एंड पारालॉग इसको इसमें डाला गया, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके,
if the number of new species evolving if the number of new species evolving कि नई स्पीसीज कितनी इवॉल्व हो रही है ना, if the number of new species evolving is directly proportional to the number of existing species। जैसे आपने कहा कि नंबर ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे ले लें और न्यू स्पीसीज कितनी इवॉल्व हो रही हैं उनको हम यहाँ पे ले लें, तो जैसे जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यू स्पीसीज इवॉल्व ज्यादा होंगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी ज्यादा स्पीसीज उतनी ज्यादा नई स्पीसीज और बनेंगी, जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं उतनी ही ज्यादा और बनेंगी। तो कम थी तो कम नहीं बनेंगे, ज्यादा थी तो और ज्यादा नहीं बनेंगे। ऐसा ये कंक्लूजन था यहाँ तक का। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन कितना होगा ऑफ एनी स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीसीज। तो ये तो था इवोल्व होना नई स्पीसीज का, और एक्सटिंक्शन जो था, एक्सटिंक्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि जिस समय पे आपके पास नंबर ऑफ स्पीसीज, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, और उस समय पे आप उसको लेना है 1 नंबर के रूप में। ठीक है, जैसे नंबर को मान लीजिए कि आपने नंबर को माना एक बार 2 माना और अगली बार 5 माना, तो 1/2 और 1/5 कोशिश कीजिए कि ये किस प्रकार से आपको यूज करना है कि जब स्पीसीज 2 थी और जब स्पीसीज 5 हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज आपने बढ़ाई तो इम्पैक्ट जो है वो इनवर्स पड़ेगा। तो 1/2 का मतलब 0.5, 1/5 का मतलब 0.2, और अगर आप नंबर और बढ़ा दिया तो ये 0.1। जितनी ज्यादा स्पीसीज हो जाएंगी, इम्पैक्ट या नई स्पीसीज जो बनेंगी उसका जो नंबर एक्सटिंक्शन जो था वो कितना हो जाएगा, और कम और कम और कम, इस प्रकार से कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा तो बढ़ोतरी तो उतनी ही होती रहेगी, और उसमें जो डिडक्शन है, जो गिरावट है, वो और कम होती चली जाएगी। तो ओवरऑल कि प्लस वाला तो स्ट्रांग होता चला जाएगा और माइनस वाला है वो वीक होता चला जाएगा। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए या इसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए कि द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एट ए टाइम, कि किसी भी समय के ऊपर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी ड्यूरिंग एवोल्यूशन विल फॉलो ए कर्व। तो कौन सा कर्व उसके लिए होना चाहिए। तो इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये काफी स्ट्रांगली जुड़ती चली जाएंगी और हटना काफी कमजोर रहेगा, तो नंबर काफी सारा बढ़ जाना चाहिए। तो पहले नंबर कम हो और फिर नंबर बहुत ज्यादा, ऐसे कि बढ़ना तो बढ़ता रहेगा और घटना है या डिक्रीज होना है, एक्सटिंक्शन है, वो और रेयर होता चला जाएगा। तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं हो सकता, और आंसर ये नहीं होगा, और आंसर इसका होगा ये वाला पैटर्न कि नंबर ऑफ स्पीसीज दे रहे आके आपको वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्पीसीज कभी भी ऐसे नंबर राइज होता रहे और उसकी कोई लिमिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना पड़ रहा था कि ऑप्शन नंबर 3 कि नंबर ऑफ स्पीसीज देखिए बढ़ा, कि एडिशन खूब होता रहता है, एक्सटिंक्शन काफी कम रहता है, तो नंबर काफी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कभी भी कहीं भी ये कहें कि नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता, ये नहीं हो सकता। तो नंबर कांस्टेंट हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक जनरल चीज यूज करनी पड़ती है कि जो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज होते हैं, कहीं भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, दे आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हो सकता है कि आपने कोई भी आइसलैंड लिया या कुछ भी लिया होगा, तो नंबर का बढ़ना हो सकता है कि ये पैटर्न इतना मिल जाएगा, लेकिन लगातार ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जैसे लिमिट करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज उससे ज्यादा नहीं हो सकती। वरना तो कोई भी एरिया कितनी भी स्पीसीज सपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होता ना। तो नेचर के अंदर या नेचुरल कंडीशन में आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके साहिन, Yes, sir.
लॉजिस्टिक ग्रोथ जैसा हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है फिर? नहीं नहीं, आप तो इसमें ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि सच में आप लॉजिस्टिक किस चीज के लिए अप्लाई करते हो, लॉजिस्टिक का कनेक्शन किस चीज से होता है। आप में से कोई बता पाएगा कि आप लॉजिस्टिक को या एक्सपोनेंशियल को कब अप्लाई करते हो? ठीक है, और कुछ? देखो कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो तो वही रहती हैं, वो कोर कहलाती हैं, और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, बेस होती हैं वो चीजें उसके ऊपर। तो आप कहते हैं कि लॉजिस्टिक, आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बड़ी चीज क्या है कि ये पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए आप ये कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है पॉपुलेशन, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या ऐसे ऊपर जाता रहेगा, तो ये तो एक्सपोनेंशियल का मामला होता है, या वो कहीं जाकर के फिक्स हो जाएगा, तो वो लॉजिस्टिक का मामला होता है। तो जब आप बात करते हैं एक्सपोनेंशियल, आप बात करते हैं लॉजिस्टिक, तो यू आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। आपका ध्यान कहाँ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पे होता है। ये पॉपुलेशन की बात नहीं है, ये कह रहा है कि नई स्पीसीज कितनी बनेगी, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज है, ना कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इट इज ए मैटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज ए मैटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता तो ये पॉपुलेशन का मैटर हो रहा होता। तो हालांकि बात वैसी है, लेकिन उसमें आपको ये थोड़ा सा उसमें रूम रखना होता है कि बायोडाइवर्सिटी में तो बहुत सारी स्पीसीज होती है। अब नेचर किसी स्पीसीज के नंबर को कितना सपोर्ट करेगा, किसी को कितना सपोर्ट करेगा, वो सबका अपना अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है। लेकिन टोटल स्पीसीज कितनी सपोर्ट होंगी, ये भी तो रिसोर्स का ही मामला होता है, क्योंकि वहां पे आप क्लाइमेक्स तक पहुंचा देंगे ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज को, उसके बाद में और स्पीसीज थोड़ी जुड़ती चली जाएंगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि कभी क्लाइमेक्स आएगा ही नहीं, क्लाइमेक्स विल बी नेवर रीच। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी, नंबर बढ़ता ही रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नेचर उसको रोक देगा, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के लिमिट करने लग जाएंगे, और फिर सारी निशेज ऑक्यूपाई हो जाएंगी। आप निशेज को संकरा करते करते कितना भी संकरा करते, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि अब उसमें और निश नहीं आ सकती। तो ये नैरोवेस्ट निशेज हो जाने के बाद में मामला आपका कैसा हो जाता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज वहां पे फिक्स हो जाएगा, उससे ज्यादा स्पीसीज वहां पे नहीं पाए जाते। हाँ, इसमें अब ये हो सकता है कि कुछ स्पीसीज नई जुड़ती हैं, तो कुछ स्पीसीज इसमें से एक्सटिंक्ट होती रह सकती हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, है फोर्थ के अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि नंबर ऑफ स्पीसीज पहले तो बढ़ रहा है और बाद में जाकर के सारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज जीरो हो जाएगा, कि लास्ट में आपको कोई स्पीसीज मिलेगी ही नहीं। क्या एक्सटिंक्ट क्या माना जाएगा? हाँ, आप बचने के लिए एक्सटिंक्ट की जगह पे गायब बोल रहे हो। आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी विल बी जीरो, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज विल बी जीरो, यानी कि ऑल स्पीसीज विल बी एक्सटिंक्ट। यहाँ पे किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेंबर नहीं बचा रहेगा, यानी कि सब खत्म हो जाएंगे इस एरिया के ऊपर। तो कैसा ऐसा हो सकता है क्या नेचर में? क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, पर नहीं हो सकता तो हाँ, यस 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 यस। जो कैलामाइटीज होती है ना, जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने कहा कि फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, आपने कहा कि फॉरेस्ट फायर हो गया, आपने कहा कि वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो ऐसा हो सकता है।
तो वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, वो तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर दिया आपने जो बायोलॉजिकल नहीं है। तो नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने कुल्हाड़ी ले ली तो आप भी जीरो कर देंगे, कर सकते हैं ना। लेकिन आप चाहे कुछ भी कर लो, इस लाइन को ऐसे ऊपर नहीं ले जा सकते। चाहे आप कितने ही पानी के टैंक लगा दो, वहां पे कितनी खाद डाल दो, ले जा सकते हो क्या? हाँ शशिकला, सब कुछ बहुत अच्छा करके हम नंबर को बहुत बड़ा कर सकते हैं क्या? हेमलता, क्या ऐसा कर सकते हो? आपके पास कोई फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में नंबर ऑफ स्पीसीज आप बहुत सारा बढ़ा सकते हो क्या? आप उस फॉरेस्ट में सब कुछ अच्छा करते रहो, सब अच्छा कर दो उसके लिए, तो क्या नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ऐसे राइज हो जाएगा क्या? हल्का नहीं, कंपटीशन नहीं होने देंगे, चीजें बढ़िया से बढ़िया कर देंगे उनके लिए। जिस चीज के लिए झगड़ा करेंगे वही चीज उनको दे देंगे। नहीं, बैलेंस भी करवा देते हैं, उनको कहते हैं कि लड़ो मत, ये भी कह देते हैं, मान लेंगे हमारा कहना वो। क्या? ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ आपको। आप ही कह रहे हैं कि आपके पास ये घर है एक, है ना? आर आर पर डिपेंड कराने का मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, देखो इसमें मैं बताता हूँ आप इसको कैसे लें। आप आपसे सब कुछ बहुत अच्छा कर दें, उसके बाद में भी रहने के लिए स्पेस चाहिएगा क्या उनको? आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट भी दे देंगे, वो सब भी कर देंगे, आपस में उनकी इंटरेक्शन भी पॉजिटिव कर देंगे, लेकिन उसको क्या रहने के लिए जगह चाहिएगी? ऐसा तो नहीं कि आप उनको विदाउट स्पेस एडजस्ट करा सकते हो। आप किसी घर के अंदर आपके पास जगह है 100 मेंबर्स को ठहराने की, तो आप उसमें 100 तो ठहरा सकते हो, लेकिन वो कहें कि कोई नहीं लड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, सब आराम से रहेंगे, तो फिर क्या वो आप वहां पे 500 भी ठहरा सकते हो क्या? आप एक बॉक्स के अंदर कुछ सामान डालना चाहते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे सामान एक दूसरे को, लेकिन फिर भी उसकी अपर लिमिट तो होती होगी। होती क्या? आप ही कहेंगे कि छोटे वाला निकाल के बड़े वाला डाल देंगे, बड़े वाला निकाल के छोटे वाला डाल देंगे, तो नंबर ऑफ स्पीसीज है कि ये कम हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, ये वाले पीस कम कर देंगे, वो वाले पीस ज्यादा कर देंगे, लेकिन वो बॉक्स भर तो जाएगा कभी न कभी। भरेगा क्या? ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, ओके ओके ओके। एरिया क्यों बढ़ा देंगे? एरिया बढ़ाते बढ़ाते चलो बढ़ा दो, बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, पूरा बढ़ा दो, पूरी दुनिया आपकी हो गई, पूरा ग्लोब आपका हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाओगे? हम्म? उसके बाद नंबर बढ़ेगा, लेकिन फिर जाके कांस्टेंट हो जाना है, राइट? तो ये है कि चलो इस लाइन के अंदर अंदर रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब बढ़िया है, बाकी बात तो वही होती है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 48। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस। देखो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप लैंग्वेज को कैसे हैंडल करते हो। लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब ये है कि बर्थ से लेकर के डेथ तक वो कितना आउटपुट देगा। ठीक है ना, ये उसका लाइफ टाइम रिप्रोडक्टिव सक्सेस होता है कि पूरी जिंदगी में वो कितना कर पाएगा ना, प्रोजेनी बनाने के लिए लाइफ टाइम आउटपुट उसका। ठीक है, एक तो आपके पास ये है।
दूसरा आप इसको जोड़ोगे बॉडी साइज से, तो बॉडी साइज का आउटपुट से और लाइफ टाइम आउटपुट से क्या कनेक्शन है, फिर आप उसको देखोगे इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। और वो जो भी है वो आपको किसी स्पीसीज के लिए वो कैसा है कि मेल में बॉडी साइज रिप्रोडक्टिव आउटपुट के लिए कैसे काम करती है, फीमेल्स में कैसे करती है, ये हमें इस ग्राफ में दिया हुआ है, इस प्लॉट में आपको दिया हुआ है। देखो ये है रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ओके, और ये है बॉडी साइज, और ये लाइनें हैं मेल और फीमेल की, ओके, इनको फॉलो कीजिए। अगर हम बात करें कि जो मेल है, एक बार आप इस मेल वाली लाइन को फॉलो कीजिए, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं। ठीक है, जब मेल की बॉडी छोटी सी है, यानी कि छोटे साइज के मेल हैं, यानी कि अभी वो यंग नहीं है, तो उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस कुछ नहीं है। फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं है। लगभग यहां जाकर के, यहां इतनी बड़ी जो बॉडी साइज है, जब उनके पास इतनी बड़ी बॉडी साइज आ जाती है, तब उनके पास एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस आती है। यानी कि बॉडी साइज में आप देखें तो ये एक इतना फ्रैक्शन हो गया। कि बॉडी साइज का ये जो पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां जो बॉडी साइज है उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव रिश्ता है, कि अगर हल्की सी भी बॉडी बड़ी होती है तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस काफी बढ़ जाती है, और जिनकी बॉडी साइज यहाँ है उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो काफी बड़ी है। यानी कि वो लाइफ टाइम में कितना रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उस चीज को बॉडी साइज बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। लेकिन कब? जब बॉडी साइज एक फिक्स लेवल से बड़ी हो जाती है, राइट। एक छोटी बॉडी होने पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक कोई आप एक लेवल मान लें और उस लेवल से ज्यादा बड़ी जो बॉडी है वो फिर सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सक्सेस का मतलब मेल है, तो मेल की सक्सेस आउटपुट के लिए क्या हो सकती है? स्पर्म हो सकते हैं, और मेल के स्पर्म से तो प्रोजेनी बननी नहीं है। इनके स्पर्म को कोई सेलेक्ट करे कि इसके स्पर्म को कोई लेना चाहे, दैट शुड बी सिलेक्शन, और तब ये अपने स्पर्म को किसी फीमेल को ये दे पाएगा, और फिर फीमेल से जो आउटपुट है वो आ पाता है, या प्रोजेनी है वो बन पाती है। तो मेल का बॉडी साइज और उसके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो, कोरिलेट कीजिए चीजों को, कि जब तक बॉडी साइज नहीं है, उसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया, तो उसके पास आउटपुट भी नहीं था। जैसे उसको बॉडी अटेन हुई, अब फीमेल उसको पसंद कर रही है, सेलेक्ट किया जा रहा है, और वो फिर कॉपुलेशन कर रहा है, सेक्सुअल बिहेवियर दे रहा है, और रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसके पास आ रही है। मीन्स फीमेल तब उसको चूज करती है जब उसके पास एक बॉडी साइज हो जाती है, उससे पहले उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इट मीन्स मेल का बॉडी साइज फीमेल के द्वारा सिलेक्ट किए जाने के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो ये मैटर होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर जो फीमेल होती है वो मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको यूटिलाइज करती हैं, और उनको यूटिलाइज करती हैं फॉर देयर सिलेक्शन। कि जो मोर के बड़े पंख हैं, या जो एंटलर्स होते हैं बड़े साइज के, तो वो सब क्या है? दे आर काउंट फॉर बॉडी साइज। और जब तक वो नहीं होते हैं, जैसे किसी के छोटे पंख हैं तो वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा, छोटे सींग है तो वो सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो बिगर बॉडी साइज, या बॉडी साइज एक निश्चित लेवल को पार कर दे, उसके बाद में उसके सिलेक्शन के चांसेस हो, तो सिलेक्शन के लिए बॉडी साइज इंपॉर्टेंट हो, ऐसा मैटर हो गया। तो दिस इज ए मैटर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और एक सेक्स वाले पे तो ये बात लागू हो, और दूसरे सेक्स वाले पे ये बात लागू नहीं हो, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनके साथ में ऐसा रिलेशन नहीं है, कि वो तो जैसे जैसे मैच्योर होंगी, बॉडी बड़ा होगा, उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस वो बढ़ती रहती है। ये जो छोटे आकार की फीमेल्स हैं उनमें बायोमास कंटेंट कम है, तो वो रिप्रोडक्टिव आउटपुट कम बना पाती हैं।
जिनके पास बॉडी बड़ी है, उनके पास बायोमास ज्यादा है, तो वो थोड़े ज्यादा प्रोजेनी मेंबर बना पाते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए फीमेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको भी ज्यादा आउटपुट देने के लिए अपने आप को काफी सारा बॉडी अटेंड कराना पड़े, ऐसा उनको जरूरत नहीं है। तो एक सेक्स में बॉडी साइज इंपॉर्टेंट हो, दूसरे सेक्स में ना हो, तो ये मैटर क्या हो जाता है कि दोनों की बॉडी एक जैसी नहीं है। इट मीन्स दिस इज अ मैटर ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, ले सकते हैं ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता ही होती है, लेकिन जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन को हम कैसे लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कि फॉलोइंग ट्री रिप्रेजेंट्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमोंग स्पीसीज ऑफ ए मॉथ फैमिली। तो कोई मॉथ फैमिली के अंदर जो पर्टिकुलर इनका जो आपस में रिलेटेडनेस है उसको हम इस ट्री के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्किल्स जो भी हैं, दीज आर द सर्किल्स। सर्किल्स आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्किल्स आर रिप्रेजेंटिंग स्पीसीज हैविंग आई स्पॉट ऑन द विंग्स, कि उनके जो पंख हैं, पंखों के ऊपर आई स्पॉट है या नहीं। तो आई स्पॉट अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये स्पॉट आई स्पॉट को बता रहा है कि पंखों के ऊपर आई स्पॉट प्रेजेंट है। तो ये पर्टिकुलर जो सर्किल है वो आप ऐसे समझेंगे। और थोड़ा सा आप इसको और ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो मोथ है और इसके जो पंख हैं, इसके पंखों के ऊपर आई स्पॉट है। और ये जो आई स्पॉट हैं ये ऐसे दिखते हैं कि जैसे आंखें हों, जस्ट लाइक आईज। और ये मोथ है तो ये नॉक्टर्नल है, कि ये नाइट के अंदर मूवमेंट करते हैं। और नाइट में ही उल्लू होता है, ऑल। तो उल्लू को ये लगे कि ये सामने दूसरा उल्लू है, तो उल्लू इनको कैप्चर ना करे, ऑल उनको कैप्चर ना करे, तो प्रिडेशन से बचने के लिए जो मॉथ है वो मिमिक्री कर रही है। तो मॉथ अपने आप को बचाना चाहती है, तो उल्लू से बचाने के लिए उसने अपने पंखों के ऊपर उल्लू जैसी आंखें हैं वो उसमें प्रेजेंट है। और आंखें हैं या नहीं वो आपको इस सर्किल से पता चल जाएगा कि कौन कौन से मॉथ में ये प्रेडेशन के लिए आंखें हैं वो पंखों के ऊपर मिमिक्री के रूप में प्रेजेंट है। अदर स्पीसीज डू नॉट हैव आई स्पॉट, तो जिनमें नहीं है उनमें आई स्पॉट नहीं है, इनमें आई स्पॉट नहीं है। तो जिन जिन में आई स्पॉट है वहां सर्किल दिखा रखे हैं आपको। ओके, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। द फॉलोइंग इंटरफेरेंसेज वर मेड फ्रॉम बाय डिफरेंट रिसर्चर। तो कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं। इंटरफेरेंसेज का मतलब दीज आर फ्यू कंक्लूजन्स, कि कुछ ने क्या कहा, कुछ ने क्या कहा, ऐसे। तो देखिए पहला इंटरफेरेंस क्या है, आई स्पॉट वर प्रेजेंट इन द एंसेस्टर्स and some species lost them। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना होता है। देखो यहाँ पे पहली स्पीसीज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे आप इनको लेबल कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 15 स्पीसीज दे रखी हैं। और 15 स्पीसीज में से देखिए दिस इज द 2 and 3, 4, 5, 6 के अंदर आई स्पॉट absent है। तो टोटल 15 स्पीसीज हो और 15 में से हालत क्या है, 15 में से क्या हालत है कि 9 में प्रेजेंट है और 6 में absent है। और इन सब का कोई कॉमन एंसेस्टर यहां रहा होगा, कि जो भी इनका कॉमन एंसेस्टर है वो यहां आप ले सकते हैं कॉमन एंसेस्टर। तो लाइन आपको ये कह रही कि जो भी आई स्पॉट का जीन था वो कॉमन एंसेस्टर में प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन कॉमन एंसेस्टर, लेकिन कुछ एक के अंदर ये लॉस्ट हो गया, जिनमें नहीं है उनमें क्या हो गया, लॉस्ट हो गया।
तो हमने वहां पे जब फाइलोजेनी ट्री बनाए तो कौन सी चीजों का ध्यान रखें, तो वहां पे हमने देखा था कि वी हैव टू फॉलो ए प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड एज पार्सिमोनी प्रिंसिपल, कि हमें पार्सिमोनी प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। पार्सिमोनी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ट्री ऐसा बनाना चाहिए जिसमें एम्बिग्यूटी या डाउट्स कम से कम हो, यानी कि एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपने जिस बेस पे काम किया वही बेस और कोई काम करे तो भी वो वैसा ही बेस यूज करे, यानी कि एप्लीकेबल ज्यादा हो, डाउट कम हो। तो एक तो ये कहानी ऐसे ऐसे आप समझे कि भाई एंसेस्टर में था तो मोस्टली में प्रेजेंट है और कुछ एक में अब्सेंट है। एक आप ये कहें कि एंसेस्टर में अब्सेंट था और 9 में तो ये पैदा हो गया और 6 में ये उनमें था ही नहीं तो वो उसमें ब्लैंक थे। तो 9 जगह पे या 9 लिनेजेस के अंदर कोई करेक्टर नया आए ये ज्यादा सुटेबल लगता है, या 6 में वो करेक्टर लॉस्ट हो गया तो ये ज्यादा सुटेबल लगता है। तो सब में करेक्टर प्रेजेंट था और 6 में लॉस्ट हो गया तो ये ज्यादा सुटेबल लगता है, और था ही नहीं और 9 लिनेज में अलग अलग ये डेवलप हो गया ये ज्यादा सुटेबल नहीं लगता है। तो ये जो बात थी कि एंसेस्टर में था और कुछ एक का मतलब दी ज्यादा 6 स्पीसीज में लॉस्ट हो गया, तो ये सही है, पार्सिमोनी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही है। आई स्पॉट वर नॉट प्रेजेंट इन द एंसेस्टर, तो नॉट प्रेजेंट इन द एंसेस्टर, अगर आई स्पॉट एंसेस्टर में प्रेजेंट नहीं होता, आई स्पॉट वर नॉट प्रेजेंट इन एंसेस्टर, इसका मतलब तो ये हुआ, और इसका मतलब ये होता है कि वो 9 लिनेजेस के अंदर अपीयर हुआ है। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि, या ऐसा कैसा हो गया कि 9 जो डिफरेंट अलग अलग इवोल्यूशनरी लाइंस हैं सब में एक ही कैरेक्टर इवोल्व हुआ और वो भी 15 में से 9 में हुआ, तो ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। अगर इतना ही ज्यादा कंपलसरी था कैरेक्टर तो उसको एंसेस्टर में प्रेजेंट होना चाहिए था, तो नॉट प्रेजेंट इन एंसेस्टर ये चीज गलत हो जाएगी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आप इसको पार्सिमोनी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डाउट में ला जा सकते हैं कि ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा आपको या ऐसा ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। आई स्पॉट वर लॉस्ट मोर देन वंस इन द इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली, तो आई स्पॉट पहले प्रेजेंट थे और 6 में वो लॉस्ट हो गए कि 6 लिनेजेस में आपको नहीं मिले, और उनका जो लॉस्ट होना है वो एक से ज्यादा जगह पे था, लॉस्ट मोर देन वंस। तो इसको आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ आई स्पॉट लॉस्ट हुआ था। देखो सब में आई स्पॉट प्रेजेंट था तो लॉस्ट कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे लॉस्ट हो गया। अगर यहाँ पे लॉस्ट हुआ तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर लॉस्ट रहेगा, तो ये यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लॉस्ट हुआ और इसमें यहाँ पे लॉस्ट हुआ, तो दिस इज द 1 टाइम एंड 2 टाइम एंड 3 टाइम, ओनली 3 टाइम लॉस्ट होना पड़ रहा है इस पार्सिमोनी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ओनली 3 टाइम्स वो लॉस्ट हुआ, तो आपका ट्री ऐसा बन सकता है कि हमें टोटल 6 जगह पे वो 6 स्पीसीज में एब्सेंट मिल रहा है, तो हमें ज्यादा जगह पे उसको लॉस्ट भी नहीं कराना पड़ा और काफी सारों में प्रेजेंट हो और कुछ एक में वो लॉस्ट हो गया हो, तो ये चीज एप्लीकेबल भी है, और लॉस्ट भी मोर देन 1 हुआ है, तो यस ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और ऐसे देखिए कि आई स्पॉट वर गैंड, तो गैंड तो तब होता है ना जब पहले वो था ही नहीं बाद में वो गैन हुआ है ओनली वंस। अगर आप ऐसा मानते हैं कि आई स्पॉट था ही नहीं और बाद में ये आया है, तो देखिए कहाँ कहाँ आया है। एक तो यहाँ इसको आना मस्ट है, ठीक है, इसके बाद में इसको यहाँ भी आना मस्ट है और यहाँ आना मस्ट है, ऐसे ही यहाँ आना मस्ट था और यहाँ आना मस्त था। तो ओनली वंस आया हो, पहली बात तो पहले अब्सेंट था और बाद में आया हो, ये चीज जस्टिफाई नहीं होती है, और केवल एक ही बार वो गेन किया गया है ऐसा तो इसमें आप कोरिलेट ही नहीं कर सकते, तो ये भी पूरा गलत है। तो ए एंड सी आपके पास सही थे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ सकते हैं ना कि पार्सिमोनी प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई करें जब किसी पर्टिकुलर ट्री की बात हो तो। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर कर पाएंगे और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको हम कल की क्लास में लेंगे फिर। ठीक है।